तैयार हो जाइए बाजार में एक्शन पे 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि दिन भर सीमित दायरे में रहने के बाद बाजार मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ, यानी कि क्लोजिंग रहेगी बेहद शानदार। किन लेवल्स पर क्लोजिंग होगी, क्या करें आप कल की तैयारी, यह रहेगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि आखिरी 1.5 घंटे में बाजार में एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है। कई स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं, मार्केट्स भी डेज हाई पे हैं। सही समय है, जान लेते हैं अनिल जी से इस समय के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, फिर बाजार की बातचीत भी करेंगे। तो बताइए सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? अच्छी मजबूती बाजार में दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ 11,350 के करीब है निफ्टी, और सेंसेक्स में 250 अंकों की मजबूती है, तो बैंक निफ्टी भी 200 अंकों से ज़्यादा मजबूत होकर 22,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो, मेटल, रियल एस्टेट शेयर काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, तो निफ्टी में फार्मा और सरकारी बैंकों का इंडेक्स हल्का कमज़ोर है। ये तब है जबकि यूरोप से और अमेरिका से कोई खास संकेत है नहीं। सुस्ती है अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स के लिहाज से देख लें, यूरोप में वहाँ के बाजारों के लिहाज से, लेकिन भारतीय बाजार एकदम चुस्त और दुरुस्त है। दीप, तो जो एक्शन है हमारे बाजारों का है। बिल्कुल, एक्शन भरपूर है हमारे बाजारों में और हम देख भी रहे हैं कि वो तेज़ी बनती हुई दिख रही है। दो सवाल सर, एक तो जो कल एक समय मिल गया था 2:15 के आसपास एक कॉल लेने का, और वहाँ से बैंक निफ्टी की मैं ऑलरेडी अच्छा उछाल आया था। अब क्योंकि ऑलरेडी 350 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी 22,000 पर, क्या यहाँ से और लीडरशिप दिखती है? और क्या बैंक्स पर ही फोकस बना रहेगा या पूरे मार्केट का ही पार्टिसिपेशन देखेंगे? देखिए दीप, आपको याद हो कल हम यही बात कर रहे थे कि ये एग्जैक्टली मूव ऐसा है जो आपने 10,900 की नीचे की क्लोजिंग का देखा था, जब 11,000 को एक बढ़िया मजबूत सपोर्ट मानते थे। बाजार सिर्फ एक दिन 11,000 को तोड़ा, आसानी से तोड़ने के बाद एक भी बार रिकवर नहीं हुआ। 10,900 के वहाँ जाकर बंद हुआ और उसके बाद सिर्फ एक क्लोजिंग 11,000 के नीचे की दी, और उसके बाद वापस से 11,372 तक पहुंचा निफ्टी नॉन स्टॉप। एग्जैक्टली वही हुआ है शुक्रवार के सेशन में। 11,200 को मजबूत सपोर्ट मान रहे थे, न सिर्फ तोड़ा बल्कि उसके नीचे जाकर बंद दिया, 11,111 का लो बनाया, लेकिन वो सिर्फ एक दिन शुक्रवार को हुआ, उसके बाद निकला। और मैंने आपको कल कहा भी था कि ये एग्जैक्टली वही पैटर्न बता रहा है, और ये पैटर्न आपको 11,500 के पहले रुकने जैसा नजर नहीं आ रहा है। 11,400, 11,500 नए हाई इस तेजी के जो बनते हुए दिख रहे हैं वो बनेगा। एग्जैक्टली यही पैटर्न कल निकलता हुआ दिखा है। कल फिर से बाजार फर्स्ट हाफ में थोड़ा नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद जो रिकवर हुआ वो दिखा रहा है कि बाजार की ताकत क्या है, और ये ताकत बेहद साफ नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पूरी तरह से 2-3 चीजें अच्छी हो रही है। पहला, पैटर्न जो हमने देखा उस पैटर्न को बाजार फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा, बैंक निफ्टी की जो पिछड़न थी, जो बैंक निफ्टी से ताकत नहीं आ रही थी, अब बैंक निफ्टी से ताकत आती हुई देखिए। आज आप देखिए 0.25%, 1.5% बैंक निफ्टी मजबूत है निफ्टी की 1% की मजबूती के सामने। तो बैंक्स घूमे हैं और जोर से घूमे हैं। दूसरी बात, तीसरा, 11,373 का हाई हमने 11 अगस्त को बनाया है, लगभग हम वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी आप 11,371 इस वक्त देखेंगे तो एग्जैक्टली उस हाइस पर आप बाजार को पहुंचते हुए देख रहे हैं। तो हाइस आपको 11 अगस्त के मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बैंक निफ्टी में 22,439 का हाई है, वहां पे अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि मोमेंटम स्ट्रॉन्गर। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है दीप, वो देखिए, जो खरीदारी हो रही है इस उम्मीद में नहीं हो रही कि आज रात को अमेरिका में बहुत अच्छा सेशन होगा। हमें नहीं पता अमेरिका में कैसा सेशन होगा, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार ताकत दिखाकर भाग रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार में अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी मजबूती है, और हमने ये तय कर रखा है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स बहुत तेजी के संकेत ना भी दे, सुस्त रहेंगे, ज्यादा गिरेंगे नहीं, हमारे लिए उतना काफी है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है जो बाजार पर आपको स्क्रीन की ताकत दिखा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसी ताकत में चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ बेहतरीन पिक्स। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संजीव भसीन साहब, और वक्त है भसीन के हसीन शेयर जानने का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। पीएसयू बैंक, पीएसयू स्टॉक्स आपकी पसंद के सारे दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक शेयर चल भी रहे हैं। पहले सर अपडेट दें और उसके बाद मैं आपसे पिक्स लेता हूं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, तो पीएसयूज का काम आ रहा है और अभी तो शुरुआत है। उसके अलावा 3 मेरे बड़े कन्विक्शन आइडियाज आपको याद है, 360, 65, 400 रुपए तक मैंने सन टीवी बड़ी जोर से रेकमेंड किया। उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रिसीव हुए हैं। मैं अभी भी सोचता हूँ 550 का भाव बाय द एंड ऑफ द ईयर, 435, 440 का भाव आज हिट कर चुका है।
DLF 135 रुपए पे आपके यहाँ रिपीटेडली कहा, 135, 40, 45, आज 160 मार गया और मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है। और तीसरा अशोक लीलैंड, वो मैं 45 रुपीज से आपके रिकमेंड करते गया, आज 69 का उसने लेवल मार दिया। आज हमने सुबह आपको BPCL और कोल इंडिया दिए, बने रहिए। आई थिंक PSUs आर अंडर री रेटिंग एंड दे विल बी अ ह्यूज अपसाइड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ। अब आप कहें तो 2 कॉल है सर, दोनों बाय की हैं। जी सर बताएं। तो पहला पिक है सर, जैसे DLF चला है वैसे उसका मेरा फेवरेट शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 893 टू 898 का भाव है, 873 का स्टॉप लॉस रखिए, 970 का टारगेट। इनफैक्ट गोदरेज कैन नाउ गो इनटू 1000 रुपीज टारगेट बाय द नेक्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। दूसरा पिक अगेन मेरा एक रिसेंटली फेवरेट है, जो मैंने, अब मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने कहे थे, 1100 पे सीमेंस कहा था थोक के, 1240 का भाव है, 1225 का स्टॉप लॉस रखिए, 1300 का टारगेट। ओके 1240 पर लीजिए, 1225 का स्टॉप लॉस, 1300 का टारगेट सीमेंस। तो 2 स्टॉक और है जो बसिन साहब को पसंद है। पहला है गोदरेज प्रॉपर्टी, 893, 898, 893, 898 की रेंज में खरीदिए, 873 का स्टॉप लॉस है, 970 का टारगेट। सीमेंस खरीदिए 1240 पर, 1225, 1225 का स्टॉप लॉस, 1300 का टारगेट। शॉर्ट साइड पर कोई भी नहीं, दोनों बाय कॉल है, राइट सर? दोनों बाय हैं सर आज। परफेक्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुलाकात होगी आपसे 45 मिनट बाद 2:50 पे फिर से। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक एक बिगुल और कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, कुछ दिनों पहले मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड किया था ITC की एक बेस बन गया है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पकड़ा था। तो सिमिलर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पकड़ रहे हैं हम इंडसइंड बैंक का। तो इंडसइंड बैंक पे खरीदारी की राय है, मिस नहीं करना चाहिए। एक बेस बन रहा है 508 के अराउंड, 508, 509 के अराउंड, है बड़ी तेजी 555, 556 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। तो इंडसइंड बैंक को खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक सीमित दायरे में अनिल जी काफी वक्त से इंडसइंड बैंक काम कर रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 508, 510 के आसपास एक बहुत मजबूत सपोर्ट स्टॉक को हासिल है और उन्हीं लेवल से वापस से स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी बनी है, सारे बैंक्स पर इसका असर पड़ेगा। इंडसइंड बैंक खरीद करके चलें। 508 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। बड़े टारगेट हैं ऊपर, 553 रुपए का 553 का पहला टारगेट। तो 553 के टारगेट के 553 और 565 इन 2 टारगेट्स के लिए इंडसइंड बैंक में खरीदारी करें। बिल्कुल, और डेज हाई पर इंडसइंड बैंक भी ट्रेड कर रहा है। बैंक्स में भी जबरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए जिस तरह से बैंक निफ्टी में लीडरशिप वापस आती हुई दिख रही है। सुमित जी के पास एक सुपरहिट कॉल तैयार है, उनके लिए बिगुल बजाते हैं। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरे पास ऑप्शंस में रणनीति है बाय के लिए और बैंकिंग स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ने फाइनली 21,900 22,000 का लेवल तोड़ दिया है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ से अपनी क्लोजिंग में और इस हफ्ते में एक बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि एक्सिस बैंक यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर अब लोअर लेवल से रिबाउंड दिखाने का कोशिश कर रहा है, तो ये यहाँ से एक बाउंस दिखाना चाहिए। एक्सिस बैंक का 450 का कॉल 11.5 रुपए के आसपास अभी अवेलेबल है। एक्सिस बैंक में 3 दिन के गिरावट के बाद आज जस्ट अभी शुरुआत हुई है तेजी की। मेरे को लग रहा है एक्सिस बैंक यहां से ऊपर में 460 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। नीचे के अंदर एक्सिस बैंक का 430 के आसपास का सपोर्ट है, तो एक्सिस बैंक में यहां से खरीदारी देखने को मिलेगी। इसके लिए 450 का कॉल यहां पे लेके काम करने का सलाह रहेगा। CMP पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 7.5 रुपए का। एक्सिस बैंक का 450 का कॉल, 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर 18 रुपए से लेके 24 रुपए तक के टारगेट एक्सिस बैंक के 450 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, एक्सिस बैंक एक और बैंक पर आपके लिए कॉल आते हुए, तो बैंक्स पर ही भरपूर फोकस इस समय दिख रहा है और बाजार दिन की ऊंचाई पर है। चलिए मानसी से भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं जिस पर बाजार की नजर है इस समय। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए।
गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। एंटरटेनमेंट के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आएंगे, इस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कभी भी शुरू हो सकती है। 15 से 20 मिनट का डिले जरूर दिख रहा है, लेकिन लॉयर्स पैच हो चुके हैं और किसी भी वक्त अब ये सुनवाई शुरू हो सकती है। स्पेंसर्स रिटेल के राइट्स इशू का आज आखिरी दिन है और ताजा अपडेट आपको बता दें, ऑलमोस्ट ये पूरा भर चुका है। 1 करोड़ 6 लाख के बिड्स हासिल हो चुके हैं। 2578 बिड्स की जरूरत है इसे पूरी तरह से भरने में। सैटिन क्रेडिट केयर की बोर्ड बैठक है। एनसीडीज के जरिए 100 करोड़ जुटाने पर कंपनी का बोर्ड विचार कर रहा है, जिस पर हमारा फोकस होगा। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट की जो सुनवाई है डाबर वर्सेस मैरिको आज होने जा रही है, इस पर भी नजर है। कुछ इंपॉर्टेंट एजीएम्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, एल्केम लैब्स, हनीवेल ऑटोमेशन, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, सोमानी सिरेमिक्स, इन तमाम कंपनियों के एजीएम्स पर हमारा फोकस है। कल मुथूट फाइनेंस वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेगा। इसके अलावा 10:30 बजे सुबह कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिस पर फोकस है। पार्लियामेंट्री कमेटी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। देश में कोरोना की स्थिति पर इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरा और हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में हाईकोर्ट संबंधित पार्टियों से जवाब लेने की भी कल एक डेडलाइन है, जिस पर हमारी नजर है। साथ ही एफओएमसी बैठक के मिनट्स भी जो हैं वो कल जारी होते हुए दिखेंगे। अंत में गुरुवार 20 अगस्त के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। साथ ही आरबीएल बैंक की बोर्ड बैठक है। प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए फंड्स जुटाने पर इस बोर्ड बैठक में फैसला लिया जाएगा। और साथ ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के मिनट्स 20 अगस्त को जारी होते हुए दिखेंगे। नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं, जैसे कि मॉयल हेल्थ केयर, ग्लोबल, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, इन तमाम कंपनियों के नतीजों पर भी फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो कैश स्टॉक्स के कुछ नतीजे अभी आना बाकी हैं, वहां पर नजर रखें। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर भी फोकस है और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किसी वक्त शुरू होगी वहां पर भी नजर रखते हैं। चलिए संदीप ग्रोवर से भी जान लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं मार्केट्स खुलने के बाद। गुड आफ्टरनून संदीप। गुड आफ्टरनून दीप। बिल्कुल आपने कहा कि कुछ कैश बेस्ड कंपनियां हैं जिनके नंबर्स बाकी हैं, तो फैक्ट इसके नंबर्स आए हैं आज ही मार्केट्स के दौरान। घाटा कम हुआ है, 80 करोड़ से घटकर महज 17.5 करोड़ रुपए का घाटा बचा है और आय भी आप देखिए 57% की ग्रोथ साल दर साल इस कंपनी ने क्लॉक करी। और कामकाजी फ्रंट पे तो आप देखिए कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 11 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 34 करोड़ रुपए का बिड्डा लेवल पे इन्होंने जो नंबर है वो पोस्ट किया है, तो कामकाजी फ्रंट पे घाटे से मुनाफे में आई है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसके भी नंबर्स आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे जरूर आपको 7% नीचे नजर आएगा, आय में करीब 5% का ड्रॉप नजर आ रहा है, लेकिन कामकाजी फ्रंट पे नंबर्स इस कंपनी के भी अच्छे हैं। अब कामकाजी मुनाफा देखिए 12% की ग्रोथ आई है, 130 करोड़ हुआ है 116 करोड़ से बढ़कर, और जो मार्जिन्स 22% वाले थे वो बढ़कर 25% पे पहुंचते हुए देखिए, और उसका इंपैक्ट आप देखिए स्टॉक पे पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिखा भी है। वेदांता, यहाँ पे खराब खबर निकल के सामने आई कि मद्रास हाईकोर्ट से इनकी जो याचिका है उनको खारिज कर दिया गया है। इन्होंने अपना जो तुतीकोरिन वाला जो कॉपर प्लांट है उसको दोबारा खोलने की जो याचिका है वो कोर्ट के सामने रखी थी और उसको मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आईआरसीटीसी, हमारी एक्सक्लूसिव खबर है जी बिजनेस की कि भारतीय रेलवे अब पिज्जा डिलीवरी जैसा एक मॉडल तैयार कर रही है, जिसमें कमाई को बढ़ाने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया, जिसमें सामान की डिलीवरी तय समय पर ना होने पर हर्जाना देने की यहाँ पे बात रेलवे कर सकता है। डिलीवरी ना होने पर हर घंटे या तो फिर 4 घंटे के हिसाब से जो हर्जाना है उसका शायद ऐलान हो सकता है। और इससे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, इसमें सीमेंट है, स्टील, आयरन और कोल, ऑटो, ई कॉमर्स, फार्मा, इनको कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखेगा और इससे नए ग्राहक जोड़ने की भी कहीं ना कहीं रेलवे की योजना है। बिरला सॉफ्ट आज एक बड़ा स्पाइक स्टॉक में देखने को मिला। दरअसल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपना करार है उसे और बढ़ाया, जो क्लाउड बेस्ड इनका जो करार है उसको और आगे बढ़ाने की बातचीत यहाँ पे कंपनी ने करी है। उसका इंपैक्ट आप देखिए 15% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। एविएशन स्टॉक्स पे नजर रखिए। आज विमानन मंत्री की ओर से एक बयान आता है वो देखा, जिसमें उनका ये कहना है कि नवंबर तक जो एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक है वो प्री कोविड स्तर के 50 से 55% लेवल पर पहुंचता हुआ दिखेगा। और इस साल के अंत तक की जहां तक बात है तो एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक प्री कोविड स्तर तक पहुंचने की यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। तो उसका जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं एविएशन स्टॉक्स पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, इसने 1.1 लाख व्हील्स के लिए इनको अमेरिका से एक ऑर्डर हाथ लगाया, उसका इंपैक्ट स्टॉक पे आज देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे 3% के आसपास के। और आखिर में एक ब्लॉक डील हुई है ओबरॉय रियल्टी पे। वैसे भी आज रियल एस्टेट स्टॉक्स फोकस में है, लेकिन करीब 14.25 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 2 सौदे हुए हैं 357.80 से लेकर 361.25 के बीच में, और स्टॉक आप देखिए उन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
बिल्कुल भरपूर स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया संदीप इन सभी स्टॉक्स के बारे में हमें बताने के लिए। एक स्टॉक संदीप ने बात किया था बिरला सॉफ्ट की, और यहाँ पर उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाया है। कुणाल जी, आपकी कुछ दिनों पहले की ये पिक थी, शानदार तेजी आई है। पिछले एक महीने में स्टॉक 60% से ज्यादा तेजी दिखा चुका है। मार्च के लो से अब तक ऑलमोस्ट 3.5 गुना की तेजी आ चुकी है स्टॉक में, और भी चाल बाकी है। आज भी 15% ऊपर है बिरला सॉफ्ट। देखिए दीपांशु, हम लोगों ने 100 रुपए के आसपास बिरला सॉफ्ट को कवर किया था। वहां से आप देखिए किस तरह की बड़ी तेजी, केवल 22 दिनों में स्टॉक में कोई 60-65% की तेजी बनी है। तो बिल्कुल देखिए एक बहुत ही ड्रीम रन यहां पर देखने को मिल रहा है। जिन्होंने भी खरीदा है, मुझे लगता है कि फिलहाल होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि 185 के आसपास ये स्टॉक टॉप आउट करना चाहिए। जो करंट मूव है एक बार के लिए थमना चाहिए। तो उन स्तरों पर आप प्रॉफिट बांध सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन स्तरों पर भी कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रख लें जिससे प्रॉफिट लॉक होता हुआ चले। 162 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। 180-185 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट बांध लेने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर राय। थोड़ा अगर आप चाहें तो मुनाफा बुक कर ली, क्योंकि एक शानदार तेजी इस स्टॉक में ऑलरेडी आपने आती हुई देख ली है। चलिए हमारे बाकी गेस्ट से भी बात करते हैं। नितिन जी भी हमारे साथ आज दोपहर जुड़ रहे हैं। नितिन जी, गुड आफ्टरनून। बैंक्स में बढ़िया एक्शन बन रहा है सर, और बैंक निफ्टी भी लीडरशिप ले रहा है। किन स्टॉक्स में लीडरशिप आती हुई दिखेगी? आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा उछाल है सुबह से, एक्सिस बैंक भी थोड़ी तेजी दिखा रहा है। आप कौन से बैंक स्टॉक पर लीडरशिप आते हुए देखते हैं? कि इंडेक्स में काफ़ी अच्छा डेटा आज बना है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में 19% का ओपन इंटरेस्ट है, और निफ्टी में 13% का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये दोनों जो मार्केट में राइज आ रहा है, ये विथ एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट है, तो ये एक पॉजिटिव है। और साथ साथ जो स्टॉक्स हैं, जैसे अगर आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देखें तो एचडीएफसी बैंक में 3%, आईसीआईसीआई बैंक में 2%, कोटक बैंक में 3%। तो ये विथ इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट ये मूव आ रही है, तो एक पॉजिटिव मूव आप लेंगे। और खास बात यह है कि पहले इनमें शॉर्ट कवरिंग हुई, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें ओपन इंटरेस्ट आपको 2-3% दिख रहे हैं। बट सुबह क्या हुआ, इनमें शॉर्ट कवरिंग हुई तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, उसके बाद फ्रेश एडिशन हुआ, इसलिए परसेंटेज वाइज हमें कम दिख रहा है। बट ओवरऑल डेटा काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है, और एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है पूरे मार्केट को। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी कम से कम 300-400 पॉइंट यानी 22,500 की तरफ बैंक निफ्टी मूव करनी चाहिए। और बहुत अच्छा ब्रेकआउट 22,000 के ऊपर हुआ है, क्योंकि जो 3-4 दिन पहले मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई थी इंट्राडे में 200 पॉइंट की निफ्टी में, उस दिन जितनी भी सेलिंग हुई थी वो सारी की सारी आज एब्जॉर्ब हो चुकी है, और फिर से फ्रेश ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। उस दिन के हाइज के ऊपर निफ्टी निकलने की कोशिश कर रही है, बैंक निफ्टी भी निकलने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 22,500, 22,600 की तरफ जानी चाहिए, और निफ्टी 11,500 की तरफ जानी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आप देखेंगे तो 2 स्टॉक्स हैं जो लीड कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों से लीडरशिप आ सकती है, जिनका दोनों का वेटेज मिलाकर के करीब 50% बैंक निफ्टी में है। तो ये दोनों स्टॉक हैं जो रडार पे रखने चाहिए और ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। और सुप्रीम कोर्ट में भी बस अब एजीआर मामले में सुनवाई शुरू होने वाली है, ऐसी हमें खबरें आ रही हैं। 22,100 के ऊपर आपको निफ्टी बैंक दिख रहा है, और निफ्टी भी अब 11,400 के करीब के एक अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है। सिर्फ 20 पॉइंट्स दूर है निफ्टी 11,400 से। कई स्टॉक्स में तेजी बनती हुई दिख रही है। वागले साहब, औरोबिंदो फार्मा, इस पर व्यू एक सडन स्पाइक आया है, 2% ऊपर है स्टॉक। तो ये है आपके लिए इस वक्त बाजार नए हाइस पर पहुंचते दिख रहे हैं। जो 23 मार्च को 7,500 का लो बनाया था, वहां से जो यात्रा शुरू हुई है उसका हाईएस्ट लेवल आपके लिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले की सुनवाई हो चुकी है शुरू, लेकिन उससे बड़ी और एक और खबर जो आपके काम की है उस पर हम अभी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं चेतन बुटानी, और वो बता रहे हैं शुगर शेयरों के लिए एक बड़ी खबर जो
आने की तैयारी में? पहले चेतन से बात करते हैं और पूछ लेते हैं क्या है बड़ी खबर, कब आने की तैयारी में। चेतन बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? सर, जो मेरे सोर्सेज मुझे इस टाइम पे इन्फॉर्म कर रहे हैं वो ये है कि कल 10:30 बजे जब यूनियन कैबिनेट की बैठक होगी उसमें चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि दो जो महत्वपूर्ण फैसले भारत सरकार करती है चीनी मिलों के लिए वो होता है एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस और होता है एफआरपी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग। उसके दोनों बेसिस पे लोन्स में काफी उचावट आ जाती है पूरे साल में चीनी मिलों के लिए और चीनी के फार्मर्स के लिए। तो ये चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर ये आ रही है मेरे सोर्सेज के हिसाब से कि कल अगर यूनियन कैबिनेट मिलता है 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, तो उसमें ये प्रपोजल भी लाया जा सकता है जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग के हिसाब से एफआरपी ऑन केन पर क्विंटल के हिसाब से 10 रुपया बढ़ सकता है। अभी 275 रुपया है, 285, दैट मीन्स 285 रुपीज हो सकता है। और एमएसपी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस में शुगर होती है पिछले साल 2 रुपए बढ़ाई गई थी, इस साल भी 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। 31 रुपया अभी है मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर शुगर और उसको बढ़ाकर 33 रुपए हो सकता है। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि खैर एमएसपी को बढ़ाने के लिए कैबिनेट का जरूरत नहीं होता है, लेकिन एफआरपी जो होता है वो सीएससीपी के थ्रू आता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस के थ्रू आता है, तो उसका डेफिनेटली एक कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये दोनों चीजें कल भारत सरकार अनाउंस कर सकती है। लेकिन अगर बाय एनी चांस कोई ऐसा होता है कि ना आए तो अगले हफ्ते डेफिनेटली भारत सरकार उस कैबिनेट में प्रपोजल को लेके आएगी, क्योंकि अगस्त 15 से लेकर अगस्त 20 के बीच में यही टाइम होता है जब भारत सरकार हमेशा हर साल ऑफिशियली एफआरपी और एमएसपी उस साल का नोटिफाई करती है। तो जो बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त चेतन बता रहे हैं वो ये है कि कल जो 10:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें चीनी के दाम बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। ये दाम 2 रुपए बढ़ाकर 31 से 33 रुपए किया जा सकता है। गन्ने की एफआरपी, गन्ने के दाम बढ़ाकर 275 रुपए से 285 रुपए किया जा सकता है। और इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों को, वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। अवध शुगर, द्वारिकेश शुगर, धामपुर, बलरामपुर चीनी, ये तमाम वो शेयर है जहां पर एक्शन आप इसी वजह से आते हुए देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है शुगर शेयरों को लेकर। संभावना ये है कि या तो कल की कैबिनेट में ये फैसला हो जाए, और अगर कल की कैबिनेट में नहीं हुआ तो फिर अगले हफ्ते होना तय है, क्योंकि कल की कैबिनेट जो हो रही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो एक इफ या बट कभी कभार रहता है कि किसी वजह से कोई मैटर ना आ पाए या किसी वजह से कोई मैटर रह भी जाए, लेकिन ऑलमोस्ट ये सरकार फाइनल कर चुकी है और अब शुगर के दाम बढ़ना ये तय है। तो शुगर कंपनियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। ये है आपके लिए बड़ा एक्शन। आइए शुगर शेयरों पर एक बार राय ले लें। कुणाल जी जरा देखिए, द्वारिकेश शुगर, अवध शुगर, बलरामपुर, धामपुर, चारों शेयर ऐसे हैं शुगर वाले जो बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अवध शुगर 6% मजबूत है। इसके चार्ट देखिए, 198 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बताएं सर। अनिल जी देखिए, सारे ही काउंटर्स में तेजी बनी है, लेकिन मुझे जो चार्ट पर सबसे अच्छा लग रहा है वो है बलरामपुर चीनी, जिसमें कि एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 152 रुपए का स्तर है। मुझे लगता है कि देखिए इसमें 165 रुपए तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो मौजूदा स्तरों पर अगर आपको एक स्टॉक चीनी में खरीदना चाहिए तो मेरी राय में बलरामपुर होना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको रखना है 148 रुपए के आसपास। ऊपर मुझे लगता है कि 165 तक की जगह है, 162 रुपए का टारगेट साध लें और मौजूदा स्तरों पर मुझे लगता है बलरामपुर बाय कर सकते हैं। ओके, बलरामपुर चीनी इस पर खरीदारी करिए, ये है आपके लिए राय कुणाल जी की तरफ से। बलरामपुर चीनी अच्छा कर रहा है, सारे शुगर स्टॉक्स मूव में है। ईआईडी पैरी वहां पर भी आप बढ़िया एक्शन आते हुए देख रहे हैं, तो नजर रखिए उस स्टॉक पर भी लगभग 4% की तेजी वहां पर भी है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं इस समय जो बाजार में भरपूर एक्शन आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर गया है, काफी सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स भी हैं इस समय जो आपको एक्शन दिखा रहे हैं। सुबह जी, इक्विटास, उज्जीवन यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। ट्रेड लेना पसंद करेंगे इक्विटास में, जिस तरह से आज के निचले स्तरों से रिकवरी आई थी? रिकवरी तो आ गई है दीपांशु, लेकिन ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया है। मेरे को लग रहा है कि उज्जीवन ब्रेकआउट देने वाला है। थोड़ा सा 1-2 रुपए का और वेट करना चाहिए। 244, 245 के आसपास अगर उज्जीवन एक बार ब्रेक कर देता है तो उसके बाद उज्जीवन में बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। बहुत दिनों का कंसोलिडेशन है और उज्जीवन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जिसमें 228, 230 नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 245 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो उज्जीवन एक बार 245 का लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद एक बढ़िया कन्विक्शन आएगा। तो थोड़ा सा ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूं मैं।
ओके, थोड़ा वेट करते हैं, बट जिस तरह से बाकी एनबीएफसीज में शानदार मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, यहाँ पर भी एक तैयारी हो रही है मूवमेंट की, और नज़र रखिए इस स्टॉक पर जैसे जैसे एक्शन बन रहा है। वागले साहब, मुथूट और मन्नापुरम भी थोड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। मुथूट पर कोई ट्रेड होगा सर? दीपांशु, थोड़ा सा मोमेंटम के लिए मैं भी वेट ही करना प्रिफर करूंगा, क्योंकि ये ऐसे लेवल पे है कि अगर निकल जाता है तो बड़ी मूव आ सकती है। अभी 1249 1250 का करंट भाव है, 1260 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो मोमेंटम आएगा, फिर मैं 1300 की बात करूंगा। ओके, तो इंतज़ार करते हैं, इसके नतीजे भी आने वाले हैं तो वहाँ पर भी नज़र रहेगी। कल आने वाले हैं इसके नतीजे, तो वहाँ पर भी इंतज़ार करेंगे। और उससे पहले आप देख रहे हैं कि स्टॉक में भी भरपूर एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी हो रही है इस समय, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस वोडाफोन और टेलीकॉम एजीआर मामले में सुनवाई शुरू हुई है। बंसल जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1-2 दिन के करेक्शन के बाद फिर से मूव दिखा रहा है, स्टॉक 30 के ऊपर है, यहाँ पर कोई ट्रेड? देखिए दीपांशु, अच्छा खासा पैटर्न है, एक बड़ी रैली देखी थी और अब जो सपोर्ट है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जिन लोगों ने ले रखा है वो 29 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बने रहे। एक नया पॉजिटिव क्रॉसओवर आज के सत्र में देखने को मिला है। 29 रुपए में एक नया बेस है खरीदारी करने के लिए। जिनके पास है 29 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ये स्टॉक ऊपर में 32.5 33 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ओके, नज़र रखिए इन लेवल्स पर। जिस तरह से ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है 32.5 33 के लेवल्स की तरफ आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी जाते हुए दिख सकता है। वहाँ पर भी एक्शन भरपूर है इस समय। पेंट स्टॉक्स, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बन रही है। सुबह से हमने देखा एशियन पेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप फ्यूचर से देखें तो बर्जर पेंट्स में भी अच्छी नज़र आ रही है। कैश में देखें तो कंजा नेरलैक भी मूव कर रहा है। सुमित जी, बर्जर पेंट्स यहाँ पर कोई ट्रेड? 4-4.5% का उछाल है इस समय। पेंट स्टॉक्स में देखिए दीपांशु, तेजी देखने को मिल रहा है। बर्जर पेंट में पिछले 5-7 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 560 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो बर्जर पेंट और तेजी दिखाएगा और फिर 580 से 590 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एशियन पेंट्स भी चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। मेरे को लग रहा है दोनों स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, नजर रखते हैं बर्जर पेंट्स पर एक सुपर हिट कॉल तैयार है सुमित जी की तरफ से, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। बताइए सुमित जी। दीपांशु, फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है एल&टी फाइनेंस, एल&टी एफएच, एल&टी फाइनेंस। ये स्टॉक के अंदर 65-50, 65-80 के आसपास अभी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक पिछले एक हफ्ते से मेरे रडार पे है और धीरे धीरे करके रोज तेजी दिखा रहा है। इस बारी मेरे को लगता है कि एल&टी फाइनेंस एक बड़ा तेजी दिखाएगा। इस स्टॉक में चूकना नहीं चाहिए। इसको यहाँ पे सीएमपी पे बाय करें। नीचे में छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए 64 रुपए के आसपास, और इस बारी ये 68 रुपए का लेवल तोड़ेगा और मेरे को लग रहा है ऊपर में 70 रुपए से लेकर 74 रुपए तक के लेवल जल्दी ही हमको एल&टी फाइनेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो एल&टी फाइनेंस के अंदर यहाँ पे खरीदारी करनी है, सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में 70 से लेके 74 के टारगेट होंगे और नीचे में बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 64 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। जिस तरह से ये स्टॉक ने लास्ट 7 से 10 दिनों में तेजी दिखाई है और फिर छोटी सी करेक्शन दिखा के अब यूटर्न जो मार रहा है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि ये हफ्ता एल&टी फाइनेंस का होगा। तो एल&टी फाइनेंस तेजी से आगे भागने को तैयार है। 64 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदिए 70-74 के टारगेट के लिए। लेकिन खरीदने की राय आपको सुबह मिली थी एक स्टॉक में, और वो है अरविंद स्मार्ट स्पेस। 18% ऊपर और राय दी थी सचिन जी ने आज एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स से स्टॉक्स रॉकिंग होते हुए दिख रहे हैं, जबरदस्त है। सचिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। मैंने बधाई देने के लिए और एक अपडेट के लिए फोन किया, क्योंकि सचिन जी सबसे पहले तो शुक्रिया, और बहुत ही बेहतरीन पिक रही अरविंद स्मार्ट आपने, और आपने तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कहा था, लेकिन शॉर्ट टर्म में कमाल कर गया। स्टॉक आज ऑलरेडी 18% ऊपर है। आपने 95 रुपए 94 रुपए में खरीदारी करने की राय दी थी, 140 के टारगेट के साथ 78 का स्टॉप लॉस। ये बताइए अभी क्या करना है? जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा है आज ले लें, रुके, रिवाइज स्टॉप लॉस टारगेट। थैंक यू अनिल सर। अनिल सर, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी अच्छी शुरुआत हुई है, और जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है वो होल्ड ही करना चाहिए। जिस तरीके से इसका जो क्वार्टरली चार्ट जिस तरीके से शेप अप हो रहे हैं और वॉल्यूम्स एडिशन काफी इंटरेस्टिंग है,
तो यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में रखना है तो मेरी राय वैसी ही है, 140 के टारगेट के लिए आपको होल्ड करना है। अगले 3 से 6 महीने के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको होल्ड करनी है। एंड शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा है, 20 ऑलमोस्ट 15-16% अगर आपको दिन में मिल जाते हैं तो मुनाफा बांध देना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा अराउंड 100 के आसपास का। मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर लेवल भी ब्रीच नहीं होता तो अगले 1 से 2 दिनों में ही मुझे लग रहा है 125 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक काफी अच्छे बेहतरीन सेटअप में है स्टॉक। तो अगर किसी को राइड करना है तो 101 का स्टॉप लॉस होगा एंड 125 एक इमीडिएट स्विंग टारगेट होगा। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है काफी अच्छा स्टॉक है, काफी समय के बाद एक अच्छे लेवल्स के आसपास मिला है, तो अपने पोर्टफोलियो में भी जरूर इसे होल्ड करना चाहिए। यही है टाइमिंग का कमाल और चार्ट्स का कमाल जो सचिन जी ने आपको बताया। आज सुबह सचिन जी आपको बता रहे हैं 24 में से 12 स्टॉक अपने टारगेट हिट कर गए और सिर्फ एक स्टॉप लॉस हुआ, बाकी स्टॉक जो 11 है वो भी दाम के ऊपर चल रहे हैं। ये सचिन जी की बेहतरीन पिक्स है। शुक्रिया सचिन जी बेहतरीन पिक देने के लिए। वक्त है वागले का वंडर देखने का। बताएं सर। स्टिल में एक ब्रेकआउट आ रहा है, हालांकि थोड़े कम वॉल्यूम्स है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये 432 433 के लेवल के पार निकलते ही जो अभी अभी हुआ है, मुझे लगता है एक 10 से 12 रुपए की कम से कम मूव देनी चाहिए। 3% की मूव में देख रहा हूं आज या मे बी कल सुबह तक। 445 का मेरा टारगेट होगा। स्टॉक कौन सा है वागले साहब? स्टॉक तो बताओ। स्टॉक टाटा स्टील अनिल जी, टाटा स्टील। ओके टिस्को, हाँ ठीक है, बताइए लेवल्स बताइए अब। हाँ, अभी मेरा स्टॉप लॉस होगा 428 का, 433-32 में बाइंग रेंज होगी और मेरा टारगेट 445 448 ये 2 लेवल्स का है। 448 शायद कल दोपहर तक आ जाना चाहिए। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार है, लेकिन उससे पहले कुणाल जी राकेश जी तैयार है चार्ट कॉर्नर का बिगल, और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी वो भी है बेहद दमदार। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है एक्साइड पर। इसको हमने पहले भी 1-2 बार दिया है, बट ये ऊपर जाके रुक जाता है, बट टेक्निकल पैटर्न काफी बढ़िया है और अब ये जहां जहां रुका था उन सब लेवल्स को ये तोड़ चुका है। और जिस तरीके से ये स्टॉक है, ये स्टॉक 179 180 तक की उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। पूरे दिन मैंने और राकेश जी ने इंतजार किया और अब जाकर के इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो इन स्तरों पर एक्साइड को बाय करना है। यहां पर 165 रुपए पर 165 पर एक स्टॉप लॉस रखें, 165 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 178 का, 178 रुपए का पहला टारगेट और 180 181 रुपए का दूसरा टारगेट। तो 178 181 के टारगेट के लिए एक्साइड में खरीदारी कराएगा। एक्साइड पर खरीदारी करिए, बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। पर 2:30 बज रहे हैं, सही टाइम है। जान लेते हैं इस समय अनिल जी की मार्केट्स पर स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी बाजार तो गर्म हो रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो एकदम सपाट दिखेंगे, पर जो अभी 1 घंटे पहले रिकवरी हुई है वो काफी स्ट्रांग रही है। दिन के निचले स्तरों से करीब 100 अंकों की रिकवरी हमने डाउ फ्यूचर्स में देखी थी। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है इस समय। यूरोप की भी एकदम फ्लैट ही ओपनिंग हुई है, पर थोड़े पॉजिटिव ट्रेड होते हुए दिख रहा है यूरोप के बाजारों में। और एशिया के बाजार मिले जुले रहे, बल्कि लगभग फ्लैट ही रहे। तो ग्लोबल क्यूज तो थोड़े क्वाइट ही हैं सर, पर जो हमारे बाजारों में एक्शन और स्पेशली जो 22,000 ऊपर के बैंक निफ्टी है, वहां से क्या एक्शन बनते हुए दिख रहा है? देखो ही मत दीप, ग्लोबल मार्केट्स को देखो ही मत। पहली चीज जो देखनी है, अपनी ताकत देखनी है, और बाजार में और अपनी स्क्रीन में जो ताकत दिख रही है। और आप कह रहे थे हमारे बाजार गर्म हो रहे हैं, और आमतौर पर कोई चीज गर्म होती है तो गर्म लगने के बाद उसमें आग लगती है। ये आग लगने की तैयारी है, और इस आग लगने की तैयारी का पहला संकेत कल सुबह ही आ गया था। जो पैटर्न 10,900 पर निफ्टी ने करेक्शन, एक दिन का करेक्शन देकर बनाया और 11,373 तक पहुंचे, वहां से करीबन 500 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी हुई। कमोबेश वैसा पैटर्न 11,111 का जो लो निफ्टी ने बनाया 2 दिन पहले,
11,111 का, और वहां से जो घूम कर ये जा रहा है ये 11,500 600 के पहले रुकने वाला नहीं है। ये साफ डेटा में दिख रहा है आज तो जिस तरह से तेजी बनती हुई दिख रही है। और सबसे बढ़िया चीज ये कि बैंक निफ्टी में तेजी बनती हुई दिख रही है, बैंक निफ्टी में आग लगने की तैयारी में है। जो आप आग की बात करें ना, आग बैंक निफ्टी में लगने की तैयारी में है। पहले डेटा बता दूं और साथ ही आपको ट्रेड भी बता दूं, और मैं शुरुआत बैंक निफ्टी से करूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे बहुत मजबूत नजर आ रहा है, मजबूत नहीं बहुत मजबूत नजर आ रहा है। देखिए डेटा क्या है, आप ट्रेड करें इस वक्त 22,075 पे। आज की जो फाइनल रेंज दी थी 21,900 और 22,075, इस रेंज के ऊपर निकला भी है, टिका भी है। जो रेंज का फाइनल एंड है उसको आराम से बैंक निफ्टी पार करके उसके ऊपर बंद होने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी में। ब्रेकआउट बड़ा क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है 11 अगस्त का वो है 22,439 का, 13 अगस्त का है। जबकि निफ्टी ने जो हाई बनाया था 11,373 का, निफ्टी ने वो हाई पार कर लिया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी उससे 2% नीचे है, करीबन 2% नीचे है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी भी गुंजाइश तेजी की बनी हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे जो जोर से तेजी चाहिए ना उसके लिए मुझे चाहिए शॉर्ट्स। जब तक शॉर्ट्स ना हो तब तक मेरा बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे बैंक निफ्टी में बहुत शॉर्ट चाहिए, और जितने ज्यादा शॉर्ट होते हैं उतना मेरा वो जो आग लगने वाला तेजी वाला जो इरादा होता है ना वो नजर आता है। तो दीप वो आज मुझे दिख रहा है बड़े दिनों बाद। 21,500 से लेके 21,900 के रेंज में कॉल शॉर्ट हुए 13 लाख शेयर, और 22,000 पर 9 लाख शेयर, और 13 और 9 22 लाख शेयर शॉर्ट हो चुके हैं। और 22,100 और गिन लीजिए तो 3 लाख और, यानी 25 लाख शेयर इस वक्त बैंक निफ्टी में शॉर्ट है। कितने? 25 लाख शेयर शॉर्ट हो चुके हैं। और ये 25 लाख शेयर में से 5 लाख 10 लाख 5 लाख भी आज आखिरी 1 घंटे में आते हैं, तो भी ये बैंक निफ्टी को और ऊपर ले जाने को तैयार है। तो बैंक निफ्टी पे मेरा ट्रेड क्लियर करके नोट कर लीजिए, और मैं जो लेवल दे रहा हूं स्पॉट लेवल दे रहा हूं, कैश लेवल दे रहा हूं 22,075 से 21,900, ये पौने 200 पॉइंट की रेंज खरीदारी की है। 22,075 में लीजिए, 22,000 पर लीजिए, 21,900 आ जाए तो और लीजिए, 3 टुकड़ों में लीजिए, जितना ले सकते हैं लीजिए। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 21,850 का, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे का। ऊपर का टारगेट 22,225, 22,325, 22,425, 3 टारगेट दे रहा हूं मैं आपको। 22,225, 22,325, 22,425, इन 3 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी यहां से तेज हो सकता है, लेकिन खरीदारी की रेंज जो आपको रखनी है वो रेंज वो है जो फाइनल टारगेट था 21,900 से 22,075, उस रेंज में आपको खरीदना है। वजह बता दूं कि जो शॉर्ट्स हैं वो जबरदस्त पकड़ में आते हुए दिख रहे हैं, और शॉर्ट कुल मिलाकर अगर 22,100 के ऊपर 22,100 को निकाल भी दें तो 21,500 से 22,000 के बीच में लगभग 18-19 लाख शेयर शॉर्ट हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, 22-23 लाख शेयर शॉर्ट हो चुके हैं, और ये 22-23 लाख शेयर जो शॉर्ट हैं ये बैंक निफ्टी को जबरदस्त सपोर्ट देंगे, और उस लिहाज से बैंक निफ्टी बढ़ने को तैयार है। और 22,439 का जो हाई बनाया है 13 अगस्त को, वो बैंक निफ्टी वापस उस तरफ बढ़ने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी से लीडरशिप भी आ रही है, बढ़िया बात है कि लीडरशिप भी आ रही है। आप देखिए लगभग 2.25% बैंक निफ्टी मजबूत है, जबकि निफ्टी सिर्फ 1.25% मजबूत है। ये डेटा का कमाल है। अब बड़ी रुकावट बैंक निफ्टी के लिए 22,500 के आसपास की है, तो हर 100 पॉइंट जैसे जैसे बढ़ता जाए आप अपना स्टॉप लॉस आगे ऊपर रखते जाइए। इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही है वो भी अच्छी आती दिख रही है, वो भी बैंकों के फेवर की है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम AGR बकाये की इतनी बड़ी रकम छोड़ नहीं सकते। जाहिर सी बात है, तो उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का मन पूरा है रकम वसूल करने का, और जो रकम वसूल की जाएगी तो वो बैंकों के लिए फायदे की बात होगी। ये पहले मैंने आपको बैंक निफ्टी दिया। अब आइए निफ्टी। निफ्टी में 11,322 के ऊपर क्लोज होते ही आप एक नई क्लोजिंग, अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे जो दिख रहा है। 21,322 के ऊपर तो क्लोज होने चाहिए, माफ कीजिएगा 11,322 के ऊपर तो क्लोज होने चाहिए, जो 11 अगस्त की हमारी बेस्ट क्लोजिंग है। क्यों? 11,300 और 11,350 हमने पार किया। दीप अब ध्यान से सुनिएगा, एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं। जो आंकड़ा मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया वैसे ही एक आंकड़ा आपको निफ्टी में बता रहा हूं। 11,350 तक जो कॉल राइटर्स हैं वो शॉर्ट हो चुके हैं 60 लाख शेयर। कितने? 60 लाख शेयर निफ्टी में इस वक्त शॉर्ट है कॉल राइटर्स। और ऐसे में अगर फर्ज करें अमेरिका में, देखो होने में कुछ भी हो सकता है, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है, 200 पॉइंट ऊपर भी हो जाए 200 पॉइंट नीचे भी हो जाए, पता नहीं, लेकिन ज़्यादा संभावना अगर आप फ्लैट मार्केट में ये मानेंगे तो जो मार्केट का मूड माहौल और ट्रेंड है उसको देख के यही मानेंगे कि अमेरिका में भी तेजी होगी। तो अगर अमेरिका में कल तेजी होती तो ये जो 60 लाख शेयर हैं जो शॉर्ट हो चुके हैं ये कैसे कटेंगे, इनकी समस्या है।
और इसीलिए निफ्टी अब नीचे आने से रहा, बहुत ज़्यादा करेक्शन आएगा नहीं, 50-75 पॉइंट का आ गया तो तुरंत खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो 11,300 अब नहीं टूटेगा, 11,322 के ऊपर क्लोज होने पर ये 11,500 की तरफ जाने को तैयार हो रहा है। 60 लाख शेयरों की शॉर्ट और 22-23 लाख शेयरों की शॉर्ट बैंक निफ्टी पे मजबूत सपोर्ट दे रही है, ये ऊपर जाने को दोनों ही तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे ही आपको 50-75 पॉइंट निफ्टी नीचे मिले खरीद लीजिए, जैसे ही बैंक निफ्टी अगर नीचे आए 100-150 पॉइंट नीचे यहां पर खरीद लीजिए। 21,900 22,075 बेस्ट बाय रेंज है और निफ्टी पर 11,325 11,350 की रेंज में बेस्ट बाय रेंज है, वापस से खरीदिए। 11,450 11,500 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी के मैंने आपको 3 टारगेट दे दिए, 22,225 22,325 22,425। जी दीप। बिल्कुल, तो खरीदारी की ही राय है, इन लेवल्स पर जाने नहीं दीजिए, थोड़ा डिप पर जरूर खरीदारी करिए और फिर देखिए बाजार आपको कहां ले जा सकता है। पर जबरदस्त एक्शन इस समय मार्केट्स में होता हुआ दिख रहा है और इसलिए आप भरपूर कॉल्स भी देख रहे हैं। अनिल जी की तरफ से बाय कॉल है निफ्टी बैंक निफ्टी डिप्स पर एक और स्टॉक जो सुमित जी रेकमेंड करना चाहते हैं, बिगुल बजाते हैं उनके लिए, सुपरहिट शेयर्स का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, ये फुटवेयर स्टॉक्स के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फुटवेयर स्टॉक्स के अंदर रिलैक्सो फुट लिमिटेड, जिसका भाव चल रहा है 646 647, जिसका सिंबल है रिलैक्सो, ये स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाय करना चाहिए। वैसे भी ये स्टॉक पिछले 7 से 10 दिन में तेजी दिखा के थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और अब ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। रिसेंट का जो स्विंग है रिलैक्सो फुटवेयर का, वो स्टॉक ने ब्रेक किया है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलैक्सो यहाँ से एक अच्छा तेजी दिखाने को तैयार है। बाय करें स्टॉक को यहाँ पे सीएमपी पे, यहाँ से ऊपर में टारगेट्स जो मेरे को लग रहे हैं चार्ट्स के ऊपर 670 से 680 के मेरे को लग रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जल्दी या रिलैक्सो के अंदर ये टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 630 635 के आसपास है, 630 635 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर के अंदर 670 और 680 ये लेवल्स जल्दी ही रिलैक्सो के अंदर देखने को मिलने चाहिए। फुटवेयर में 630 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 670 680 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए इस वक्त खरीदारी करने की राय। आइए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई बिगुल है आशीष केलकर के लिए। बताएं आशीष जी, कौन से स्टॉक चुने आज आपने? गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज बैंकिंग हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने एसबीआई चुना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 200 रुपए का ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा नीचे आया था, लेकिन 192 से लेके 195 के बीच में बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमने एक पुल बैक रैली देखी है। तो मैं मानता हूं कि ये जो रैली आई है ये बेस फॉर्मेशन बना रही है, इसलिए 195 का कॉल ऑप्शन बाय करने की मैं यहाँ पे सलाह देता हूं। अभी ये जो 195 का कॉल ऑप्शन है उसका रेट चल रहा है करीबन 6 रुपया 10 पैसा। यहाँ पे अगर हम खरीदारी करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 4 रुपया 50 पैसे का, बहुत ही नजदीक का स्टॉप लॉस है, और मेरा लक्ष्य रहेगा 9 रुपए का। तो एसबीआई में खरीदारी करने की राय है आशीष जी की तरफ से। आशीष जी, दूसरा स्टॉक सर? अनिल जी, एक ही स्टॉक यहाँ पे मैंने रिकमेंड करने का डिसाइड किया। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो 195 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना 6 रुपए में, राइट सर? यस सर। ओके परफेक्ट। तो एसबीआई में तेजी करके चले, स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद ले, 4.5 रुपए का लगाएं आप स्टॉप लॉस और 9 रुपए का रखिएगा टारगेट। ये है राय आशीष जी की तरफ। आइए, नितिन जी तैयार हैं निशाना लगाने के लिए आपके लिए निफ्टी पर। तो निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। अनिल जी, सुबह एक स्ट्रैटेजी मैंने दी थी निफ्टी पे और 11,300 की कॉल एक लेकर के 11,400 की कॉल 2 बेची थी, तो उसमें अभी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। वो हमने 15 पे बनाई थी और अभी 9 से 10 रुपए का डिफरेंस है, तो 5 रुपए का लॉस है। तो उसको एग्जिट कर लें, क्योंकि उसको कैरी करना ब्रेकआउट पे रिस्की होगा। 11,500 का हमारा उसमें स्टॉप लॉस है, बट ऊपर जाने पे रिस्क आ सकता है, तो उसमें हम अभी 5 रुपए का लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे। और बैंक निफ्टी में हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, 22,100 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे।
22,100 की कॉल ऑप्शन करंट रेट पे खरीदना है और इसके अगेंस्ट में हमें सेल करना है 22,500 की कॉल ऑप्शन, जो करीब करीब आपको कॉस्टिंग 150-155 रुपए में ये कॉस्टिंग बन रही है। यानी आप 400 रुपए का स्प्रेड 150 रुपए की कॉस्टिंग में बना रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 22,500 तक जानी चाहिए, जिसमें ये स्प्रेड जो डिफरेंस 400 रुपए की जो डिफरेंस है आपको इसमें 300-350 रुपए तक का डिफरेंस आ सकता है। यानी मैं 150 रुपए जो अभी लगा रहा हूँ वो मेरा डबल हो सकता है, वो करीब 300 रुपए हो सकता है। तो ये स्प्रेड हमें बनानी चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, अगर 150 पे बना रहे हैं तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा जो डिफरेंस वैल्यू है, और टारगेट 300 रुपए डिफरेंस का होगा। यानी कि अल्टीमेट ये है कि आप इस रेट पे 22,100 की कॉल ले लें और 22,500 की बेच दें, और जब 22,500 के आसपास बैंक निफ्टी आ जाए तो वहां पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, उस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर लें। और जब आपको लॉस पर लॉट लॉस 1200-1300 रुपए पर लॉट लॉस होने लगे तो उस समय एग्जिट कर जाएं। तो बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी में बना के चल सकते हैं। कह रहे हैं 22,100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 22,500 का बेचना है, बराबर है? 22,100 का कितने में मिल रहा है, 22,500 का कितने में बिकेगा नितिन जी? जी 22,100 का अभी मिल रहा है अनिल जी 238 में, और 22,500 का बिक रहा है 79 में। तो ये कुल मिला के डिफरेंस 158-159 के आसपास है। ओके 150। और इसमें लॉस नुकसान कितना रखना है, मतलब स्टॉप लॉस कितना रखना है कि ये जो 155 रुपए का गैप है ये बढ़कर कितना हो जाए तो निकल जाए? ये घट के मेरा 100 रुपया रह जाए, यानी कि 50 रुपया 55 रुपए का लॉस जब मुझे होने लग जाए तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। यानी 25 शेयर का लॉट साइज है, मल्टीप्लाइड बाई 55 रुपए, यानी 1200 से 1300 रुपए का लॉस आपको अगर पर लॉट हो रहा है तो आप एग्जिट कर जाएं। और वहीं प्रॉफिट बुक करना है जब ये 22,400 से 22,500 की रेंज में आ जाए तो ये गैप बढ़ के करीब 250-300 हो जाएगा, तो उस समय हम प्रॉफिट बुक कर लें। तो बेसिकली मेरी जो बैंक निफ्टी की तेजी की व्यू है वो आपकी डेटा आपको भी तेजी की तरफ दिख रहे हैं, शॉर्ट्स काफी नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में नितिन जी? अनिल जी शॉर्ट्स के साथ साथ आज ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में जब जब ऊपर के दो स्टॉक यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन दोनों का वेटेज करीब 50% है, और ये दोनों स्टॉक्स में अगर ओआई एडिशन होता है और ये दोनों चलते हैं तो बैंक निफ्टी में लीडरशिप अच्छी रहती है। और आज वो सेम हमें देखने को मिल रहा है कि एचडीएफसी और आईसीआईसी से बैंक निफ्टी मूव कर रही है। वहीं अगर आप ऐसा होता है कि एसबीआई, एक्सिस या कोटक बैंक से जब ये तीन नीचे के स्टॉक से बैंक निफ्टी चलती है तो हो सकता है ऊपर जाके उतनी मूव नहीं हो पाती, बट ये दो स्टॉक्स जो हैं ये लीडर हैं और ये दोनों में बाइंग दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 22,500-600 की तरफ आनी चाहिए। और खास बात यह है कि बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट भी सुबह से ही 18-19% का है और उसके बाद बैंक निफ्टी चली है, तो इसका मतलब काफी बाइंग हुई है बैंक निफ्टी में। और दूसरी बात, जो बैंक के ऑप्शन है उसमें शॉर्ट पोजीशन काफी कट रहे हैं, मुझे लग रहा है क्लोजिंग में और कटने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 22,500 22,600 आना चाहिए इस एक्सपायरी में। ओके ये है आपके लिए राय इस वक्त बैंक निफ्टी पर मजबूती के साथ ऊपर जाने की तैयारी में, और वापस से बैंक निफ्टी 22,100 के पार निकलता हुआ। आइए सुमित जी का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी रियल एस्टेट स्टॉक्स हमको स्ट्रांग लग रहे हैं। सुबह भी हमने गोदरेज प्रॉपर्टी पे बाय दिया था और वो स्टॉक स्ट्रांग है और एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। डीएलएफ ऑलरेडी अच्छा अपमूव दिखा रहा है और अब जो स्टॉक यहाँ पे मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 94 रुपए, 94 रुपीज 25 पैसा। स्टॉक का नाम है अजमेरा रियल्टी लिमिटेड, अजमेरा रियल्टी लिमिटेड, जिसका सिंबल है अजमेरा। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, पिछले 3 महीने का स्टॉक हाई तोड़ रहा है। कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो आज देखने को मिल रहा है। अजमेरा रियल्टी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 100 का लेवल टूटेगा इस बार और ऊपर में 105 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक के अंदर आज एक अच्छा प्राइस एक्शन, अच्छा वॉल्यूम और पिछले 2 से 3 महीने का जो रेंज है उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, नीचे में 87-88 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 105 रुपए का टारगेट होगा और 105 का टूटता है तो और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल 105 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, 87-88 का स्टॉप लॉस। अजमेरा रियल्टी पर नजर रखिए और आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट पैक पूरे रियल एस्टेट पैक में अच्छी तेजी बन रही है और टॉप लीडर है सेक्टोरली इस समय मार्केट्स का। आशीष महेश्वरी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून। मार्केट के सेंटिमेंट में जरूर सुधार आया है पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, और आज जो ये एजीआर मामले में सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहां से भी थोड़े पॉजिटिव्स आ रहे हैं जहां तक एजीआर भुगतान की बात है कंपनीज की तरफ, जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस अभी सामने आ रही हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे मैटर को
क्योंकि टेलीकॉम की हेल्थ के साथ साथ बैंक्स की हेल्थ भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, और अगर कुछ पॉजिटिव रेजोल्यूशन की तरफ आते हुए दिखता है तो किस तरह का एक्शन आगे जाकर देखने को मिलेगा? जी, इसमें दो बातें हैं कि सबसे पहले तो जो सरकार के ड्यूज को पे करने के लिए यदि ज्यादा समय दिया जाता है तो पॉजिटिव होगा टेलीकॉम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी जो है ये सस्टेन करे, क्योंकि वो सस्टेन नहीं करेंगी तो काफी बड़ा अमाउंट बैंक्स का खतरे में आ सकता है। तो मेरा भी मानना है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा डिसीजन कोई लेगा नहीं कि कंपनियों को बंद होने की नौबत आ जाए। तो ये बिल्कुल आज जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि आज बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला इस एजीआर इशू के चलते हुए, क्योंकि काफी समय से स्टॉक सबड्यूड है, और ये जो एक रूलिंग आएगी यदि फेवर में आती है और समय मिल जाता है टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा समय तक भुगतान करने का, तो बैंकिंग स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी रैली यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो बैंकिंग शेयरों में दिख रहा है जबरदस्त एक्शन, और बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ 22,156। अब ये नया हाई है बैंक निफ्टी का आज के दिन का, और निफ्टी 11,390 11,400 के बेहद करीब पहुंचता हुआ शॉर्ट कवरिंग मजबूत होती हुई नजर आ रही है और ऊपर ले जा रही है बाजार को। ऐसे में वक्त है BTST कॉल्स जानने का। बसिन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में बिगुल के साथ। सर नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ तो सर BTST होगी मेरा फेवरेट बैंक, जो अब मुझे लग रहा है यहाँ से 20% अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। IDFC फर्स्ट 30.75 31 है, 30 रुपए का 29.90 का स्टॉप लॉस रखिए, 37 का टारगेट। ओके, 29.90 का स्टॉप लॉस, 37 का टारगेट, 20% की तेजी। IDFC फर्स्ट बैंक हमेशा से वसीम साहब ने लगभग 22-23 रुपए से लगातार रिकमेंड किया है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 18-19 रुपए से लगातार रिकमेंड किया है। तो ये है आपके लिए BTST के तौर पर। सर एक ही स्टॉक है या इसके अलावा और भी कुछ? बस एक ही है अनिल जी। परफेक्ट, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो BTST के तौर पर IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से। ये स्टॉक तेज दौड़ लगाने को है तैयार, तेज दौड़ लगाने को तैयार है। निफ्टी लगातार दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ एक बार फिर से नया हाई दिन के लिए निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है 22,167 का, और बैंक निफ्टी में मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। तो थोड़ी और तेजी यहां पर होती दिख रही है। रियल एस्टेट शेयरों में भी एक्शन भरपूर है, और आशीष जी क्या वाकई में मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट शेयरों में खरीदारी करने का मौका है? यदि हाँ तो आपको क्या पसंद है? जी अनिल जी, इनफैक्ट कल भी आपकी इवनिंग शो में मैंने डिस्कस किया था कि अब सही समय आ गया है थोड़ा रियल एस्टेट स्टॉक्स की तरफ देखने का, क्योंकि अब वैल्यू नजर आने लगी है और अनलॉक जैसे जैसे हो रहा है, और तो उसका बेनिफिट रियल एस्टेट को मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि जो पिछले 4-5 महीनों से जो बिल्कुल सेल जीरो हो गई थी या बहुत कम हो गई थी, तो यहाँ पर आपको मोमेंटम अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लोगों में दोबारा से अपने बिजनेसेस या जॉब्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मेरी सलाह भी ओबेरॉय रियलिटी और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, ये कल भी मैंने रिकमेंड किया था, ये दो स्टॉक्स को बाय करने की रहेगी। और लंबी अवधि के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में या अरविंद लाइफ स्पेस पे, ये दोनों स्टॉक्स में भी बाइंग के मौके अभी भी ढूंढे जा सकते हैं। बिल्कुल, रियल एस्टेट स्टॉक में बेहतरीन तेजी आपको आती हुई दिख रही है। नजर रखिए इस पूरे के पूरे स्पेस में आज एक्शन है, पर एक्शन पिछले कुछ दिनों से एक और स्पेस में हो रहा है, वो है पूरा का पूरा पावर सेक्टर। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन एक या दो पावर स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, और आज भी थोड़ा वैसे ही देखने को मिला था, स्पेशली मॉर्निंग सेशन में। क्या है कुछ खबरें पावर सेक्टर को लेकर, ये देवांशी हमें बताएंगे। देवांशी बताइए क्या खबरें आ रही हैं और कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए पावर सेक्टर में आप देख रहे हैं कुछ ही दिन से अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है, स्पेशली रिन्यूएबल स्पेस में भी आप नजर कीजिए, यहाँ पे भी अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। वैसे आप देखिए आज सरकार की तरफ से एक डेटा आता हुआ दिखा है, जिसमें आप देखिए 5 महीने के बाद बिजली के जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। अब तक हम देख रहे थे मार्च से लेकर अब तक जो लॉकडाउन का समय था वहां पे बिजली के उत्पादन में गिरावट थी लगातार। और अगर आप जुलाई का भी डेटा देखें तो पहली हाफ में या पहले तारीख से लेकर 15 तारीख में लगभग
2% तक की बिजली में गिरावट आती हुई दिखी थी उत्पादन में। और अगर सेकंड हाफ देखें यानी कि 16 तारीख से 31 तारीख जुलाई की, तो यहाँ पे करीब 3% तक की गिरावट देखने मिली थी। लेकिन अगस्त के पहले 15 दिन में हमने देखा कि जो बिजली का उत्पादन है उसमें करीब 2.6% तक की तेजी आती हुई दिखी है। अब इसकी कई सारी वजह है जो अनलॉकिंग होते हुए दिखे हैं कई शहरों में। इसके चलते इंडस्ट्री से मांग काफी बढ़ती हुई दिखी है, साथ ही घरों में जो मांग है उसमें लगातार काफी ज्यादा बढ़त होती हुई दिखी है। जो समर सीजन है इसमें भी हमने बढ़ोतरी देखी और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो मांग है या उत्पादन है इसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। कमर्शियल सेगमेंट अगर आप देखें तो कुल मांग में 50% से ज्यादा का योगदान देता है, तो इसके चलते हम देख रहे हैं जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं इनके लिए काफी फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है। अगर शहरों की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये तीनों शहरों से अच्छी मांग आती हुई दिखी है। इनफैक्ट अगर आप राजस्थान, गुजरात देखें तो इस महीने के पहले 15 दिन में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी इसके कंजम्पशन में होती हुई दिखी है पावर के, और इसी के चलते मांग आगे भी सुधरने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए जो इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आता हुआ दिख रहा है वो ये है कि जो रिन्यूएबल स्पेस है या रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसका कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते इनके जो उत्पादन है इसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है। अगर आप पहले 15 दिन की बात करें अगस्त के, तो हमने देखा कि डेटा में जो सोलर पावर उत्पादन है उसमें करीब 19% की बढ़त आती हुई दिखी है। थर्मल पावर उत्पादन करीब 4.5% तक बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन जो विंड पावर उत्पादन है वो करीब 10% तक कम होता हुआ दिखा है। कुल मिला के अब फिलहाल हम देख रहे हैं जो अपटिक है वो 5 महीने के बाद आती हुई दिखी है। आगे भी जो मांग है वो बढ़ने का ही अनुमान लगाया जा रहा है और उत्पादन में भी इस बार बढ़ोतरी होने के संकेत फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं। सारे जो पावर कंपनीज हैं वो भी आप देखिए यहाँ पे फोकस में है। टोरेंट पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, अदानी पावर, सीएससी, ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से। बिल्कुल, और कुछ छोटे पावर स्टॉक्स भी हैं जो आज एक्शन में आपको आते दिख रहे हैं और सुबह हम उनके बारे में बात कर रहे थे। आशीष जी, आप कैसे देख रहे हैं सारे डेवलपमेंट को? कल जो एक बड़ी तेजी हमने एनटीपीसी में भी आती हुई देखी थी, क्या फाइनली अब टाइम आ गया है कि पावर स्पेस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इन कुछ बीटन डाउन पावर नेम्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? मेरा मानना है कि एक ये सेक्टर है जिसने पिछले कई समय से अंडर परफॉर्मेंस ही दिया है, तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहता अभी पावर सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि मेरा मानना है एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में निवेश करके जो ट्रेडर्स हैं वो ज्यादातर फंस ही जाते हैं या कोई बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ है। तो मेरा अभी भी सेक्टर को अवॉइड करने की सलाह है। मेरा मानना है जो दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ काफी मोमेंटम है या वैल्यू ज्यादा नजर आती है, ग्रोथ ज्यादा है, बेटर है वहां पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो पावर सेक्टर में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत बुलिश नहीं। ये है आपके लिए पावर स्टॉक्स पर आए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इस वक्त कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपनी बेहतरीन पिक के साथ। और कुणाल जी और राकेश जी जैसा जाना माने जाते हैं कल का काम आज ही करने के लिए। ओके, तो चलिए बिगुल है पिक ऑफ द डे का, कल की पिक आज ही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है मोतीलाल ओसवाल पर। इसमें एक नीचे में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना है और रिपीटेडली कितनी बार मैंने बोला है कि इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन से आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लास्ट ग्लेनमार्क हमने 440 रुपए पर जब आइडेंटिफाई करा था, मैं, कुणाल जी, किरण जी भी थे उसके अंदर, तो उसके अंदर भी राउंडिंग पैटर्न बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना था और वही सेम पैटर्न मोतीलाल में बन रहा है। 100-125 रुपए की तेजी मोतीलाल ओसवाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, राउंडिंग बॉटम नीचे के लेवल्स पर बना था, अभी के लेवल्स पर एक और बहुत विशेष पैटर्न चार्ट पर बना है जिसको स्कैलॉप कहते हैं। अनिल जी अभी मैंने सर्च किया कि स्कैलॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नाम है घोंगा। तो अनिल जी ये जो एक तरह का सी एनिमल होता है स्कैलॉप, और उसी का शेप यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। यहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है 685 पर, 685 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट 745 रुपए का 745 का, दूसरा टारगेट 760 रुपए का है। तो 760 के टारगेट के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारी खरीदारी की है। गोगा या गोंगा? गोगा, गोगा जो बड़ा गे होता है वो वाला गोगा ना, 2 बड़ा गे।
अनिल जी घोघा। हाँ गए हाँ, घर वाला गए, बराबर ना, घर वाला गए, बराबर है ना कुणाल जी? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक पहचाना अनिल जी, वही है, अंग्रेजी में कहते हैं स्कैलोप। और अनिल जी अगर आपको याद हो तो एक वो शेल करके कंपनी है ग्लोबल, उसका अगर आप सिंबल याद करें तो अनिल जी वही पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको स्कैलोप कहते हैं। वो हाँ, वो सीप और शंख में से घोघा निकलता है, ऐसा गोल 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 होता है, उसमें भी पैटर्न, उसमें भी टेक्निकल पैटर्न है कुणाल जी? नहीं अनिल जी उससे प्रभावित ये पैटर्न है, उससे इंस्पायर्ड है इसका नाम। वाह गजब है भाई साहब, वाले की क्या बात है, कहां से पैटर्न ढूंढ के सारी जगह पैटर्न्स बिखरे हुए हैं। ओ प्रभु, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हम तो आप जो आपकी निगाहों से, आपकी आंखों से हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, अलग अलग पैटर्न जिनके नाम कभी हमने सोचे नहीं, जाने नहीं, देखे नहीं। वाह कुणाल जी, गोगा पैटर्न, ये तो आप रजिस्टर करवा ही लो, अगर किसी ने नहीं करवाया तो ये तो आप ही का है। ओके चलिए, तो ये है एक नया पैटर्न जो ढूंढा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के स्टॉक में कुणाल जी और राकेश जी ने। बच चुके हैं 3 और वक्त है आपके फेवरेट सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदाबहार सेठी की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब आपका स्वागत है, बताइए सर, शुरुआत कीजिए। पहले तो ये बताइए, पिक्स मार्केट के मूड और माहौल को देखते हुए एक है या अनेक है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राकेश जी और कुणाल जी का, जो स्टॉक अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मोतीलाल विशेष। अगर आपको याद हो, कल सुबह जो एसपीएल मिड कैप पिक्स में पोजिशनल कॉल के तौर पे मैंने 670 के लेवल पे इस स्टॉक को रेकमेंड करा था। मेरा टारगेट था 725 रुपए का एक शॉर्ट टर्म में। अभी 711-12 के लेवल्स आ गए हैं इसमें। तो थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू राकेश जी। और बाकी जहां तक आज के बाजार रहा है, बाजार बहुत ही शानदार तेजी के दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है ये एजीआर ड्यूज का जो भी जजमेंट आ रहा है उसके ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहा है। अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। और आज मैंने 2 स्टॉक आइडेंटिफाई करे हैं। एक तो पहला स्टॉक तो रहेगा कैश मार्केट का। स्टॉक का अभी प्राइस है 120-21 रुपए का। स्टॉक का नाम है यूकाल फ्यूल सिस्टम। ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑटो इंजीनियरिंग कंपनी है। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी का रुख चल रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं जो ओईएम कंपनीज है, जैसे मारुति वगैरह तो अच्छा कर ही रही है, बट जितने भी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है वो भी बहुत ही अच्छा कर रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप FY19 जो कि नॉर्मल ईयर था वहां देखेंगे तो करीबन 33% के रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही छोटा 0.6 है। और आपका 3 साल का प्रॉफिट में कैगर है 20% का। स्टॉक अवेलेबल है सिर्फ 12 के मल्टीपल पे और प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 70%। और ये कंपनी मेनली 2 व्हीलर सेक्टर को कैटर करती है। अच्छे क्लाइंटेल है, टीवीएस है, हीरो मोटो है, आइशर मोटर्स है, मारुति है। मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें 135-140 रुपए का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस लगाना है 115 रुपए का। ओके, 115 के स्टॉक से उकाल फ्यूल, ये है एक ऑटो इंजीनियरिंग कंपनी। नाम से ऐसे विदेशी कंपनी जैसे फील आ रही है। विदेशी है देशी कंपनी है विकास जी? नहीं अनिल जी, देशी कंपनी है, देशी कंपनी है, बट ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा था कि भारत को अब मेक फॉर वर्ल्ड करना है, तो उसमें ऑटो कंपोनेंट कंपनीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। और मुझे लगता है लाइन से मैंने पिछले कुछ दिनों में कई ऑटो कंपोनेंट कंपनीज का जिक्र किया, जैसे पीपेप ऑटोमोटिव था, सुब्रोस था, फिर एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज था। तो ये सब कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनमें और शानदार तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और UCAL उकाल जो इसका नाम है, इसमें एल पीछे जहाँ पे आ जाता है ना, जो उसमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ कंपनी का बड़ा नाम होगा, वो एल लिमिटेड होता है, जैसे भेल है, भारत हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। कुणाल जी, इसकी भी कोई कहानी है क्या? उकाल एल पीछे है तो इसका फुल फॉर्म भी कुछ रखा है क्या आपने? अनिल जी देखिए, मेरा भी दिमाग इसी दिशा में दौड़ा अनिल जी, जैसे ही आपने कहा कि इसका भी कोई फुल फॉर्म होगा। आज तक तो मैंने कभी सोचा नहीं अनिल जी कि उकाल के पीछे भी कोई इसका एक्रोनिम है। तो अनिल जी ये बिल्कुल ये शोध का विषय है। तो मेरे ख्याल से जो ट्विटर के लोग हैं वो बिल्कुल रिसर्च कर रहे होंगे। 5-7 मिनट में जवाब मिल जाएगा अनिल जी आपको।
आजकल तो गूगल देव है ना, सब जगह गूगल देव से पूछो सब पता चल जाएगा तुरंत प्रवाह से। जब तक आप ढूंढिए और बताइए मुझे उकाल का फुल फॉर्म, तब तक सेठी साहब चूंकि एक नहीं अनेक पिक देने की तैयारी में, तो सेठी साहब से पूछते हैं उनकी आज की दूसरी पसंदीदा पिक। सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, दूसरा स्टॉक है F&O स्पेस से, एक ट्रेडिंग कॉल है। मुझे लगता है जिस तरह का एक मोमेंटम मेटल सेक्टर में बना हुआ और खास करके स्टील सेक्टर में, मुझे लगता है JSW स्टील जो कि करीबन 276 के आसपास अभी ट्रेड करता है, इसको खरीदना चाहिए। मुझे लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 290 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं, 270 का स्टॉप लॉस डालना है। मुझे लगता है कि जितने भी स्टील स्टॉक्स है, जैसे हम देख रहे हैं टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सब में एक शानदार तेजी बन रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करेगा और बहुत जल्दी 290 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 200 कितना लेवल टारगेट फिर से बोलो आप? 290 का टारगेट है। ओके, और स्टॉप लॉस लगाना है कि जरूरत नहीं, आपके इसमें जरूरत होती नहीं वैसे? नहीं, F&O का स्टॉक, अनिल जी F&O का स्टॉक है और बाजार थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है, तो 270 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। ओके, तो चलिए बढ़िया है। यहाँ पर आपके लिए 270 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी राय सेठी साहब की तरफ से JSW स्टील पर। उकाल फ्यूल अगर पता चला हो तो बहुत अच्छी बात है अंकुराल जी, और नहीं पता चला हो तो चार्ट देखकर ही बता दीजिए आगे के टारगेट्स। दोनों में से मतलब कुछ ना कुछ तो पूछूंगा ही, अब मैंने पूछने का मन बना ही लिया आपसे। अरे जी देखिए, बहुत ही शानदार चार्ट है और बहुत ही शानदार पिक है सेठी साहब की। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में अनिल जी यहाँ पर कारोबार हो रहा था। आज 125 के ऊपर स्टॉक निकला है और एक प्रीवियस गैप को भी इसने फिल किया है, जिसको हम एग्जॉशन गैप कहते हैं। तो मुझे लगता है अनिल जी 145 तक का मार्ग प्रशस्त हो गया है, 145 तक स्टॉक जाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, 145 का टारगेट हो। ओके, और इस बीच नितिन जी हमारे साथ तैयार हैं एक बार फिर से निशाना लगाने के लिए, लेकिन इस बार निफ्टी पर नहीं, निशाना लगेगा किसी स्टॉक पर। बिल्कुल वही है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं सर नितिन जी। ओके, चलिए नितिन जी का थोड़ा सा ऑडियो डिस्टरबेंस है, हम फिर से उनसे बात करेंगे। नितिन जी तैयार हैं? नितिन जी बताइए अपनी पिक। बजाज फाइनेंस ये करीब 3415-16 के आसपास है अभी कैश में, और फ्यूचर में 3422-23 के आसपास है। इसमें ज्यादा मूवमेंट आज आई नहीं है, केवल 1% बढ़ा है, बट डेटा फॉर्मेशन काफी पॉजिटिव बन रहे हैं। 2% OI एडिशन है, तो मुझे लग रहा है ये 3500 की तरफ जाना चाहिए काफी शॉर्ट टर्म में। अगर निफ्टी में व्यू बुलिश है, बैंक निफ्टी में व्यू बुलिश है, तो स्टॉक्स कई सारे चल चुके हैं, बट ये स्टॉक है जो अभी चला नहीं है। तो मुझे लग रहा है इसको लेकर के जाना चाहिए, BTST करना चाहिए। 3500 का टारगेट होगा और करीब 3370 का स्टॉप लॉस होगा। 3370 का स्टॉप लॉस और 3500 का टारगेट। बजाज फाइनेंस हम एज अ BTST ट्रेड इसको लेके जाना चाहिए। ओके, 3370 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 3500 तक के टारगेट के लिए यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। बजाज फाइनेंस एक और मजबूत शेयर, और अच्छी बात है कि यहां पर अभी तक तेजी बनी नहीं है। ठीक है, तेजी शुगर शेयरों में बनती हुई दिख रही है। और आशीष जी आपसी से राय लेना चाहता हूं। खबर ये आ रही है कि शायद कल, और अगर कल नहीं होता अगले हफ्ते, दोनों में से एक दिन पक्के तौर पर शुगर शेयरों के लिए राहत पैकेज आ सकता है, जहां शुगर के दाम 2 रुपए बढ़ाने को मंजूरी दी जाएगी कल की कैबिनेट की बैठक में, या फिर अगले हफ्ते भी हो सकता है। और दूसरा है कि थोड़ा सा FRP भी बढ़ाने की बात कही जा रही है, 10 रुपए। शुगर कंपनियों में क्या कुछ खरीदारी करने का आप इरादा रखते हैं? अगर कुछ पसंद है तो बताइए, क्या पसंद है आपको? जी आशीष जी। बिल्कुल, ये जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है FRP जो शुगर कंपनीज फार्मर को पे करती है उनकी क्रॉप के लिए, तो उसमें बढ़ाने का थोड़ा सा इजाफा की बात चल रही है कि 275 शायद 285 रुपए पर क्विंटल होने का प्रोविजन हो रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पर एक टेम्परेरी बेसिस पे जरूर थोड़ा सा शुगर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस स्टॉक्स में बाइंग करना चाहिए। तो यह बलरामपुर और धामपुर शुगर मैं लीडर्स के साथ में ही बैट करना चाहूंगा, बट स्टॉप लॉस एक बिल्कुल लगा के ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है इंडस्ट्री का, और
ये शुगर के थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने से कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो गए, तो मेरी सलाह स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने की रहेगी। बिल्कुल ट्रेड करें, इनमें इन्वेस्ट ना करें। ट्रेडिंग के लिहाज से बढ़िया है शुगर शेयर, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं। और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करते हुए आप दिखें, ये है आपके लिए राय। और सबसे पहले इस बिजनेस ने आपको ये खबर दी कि कल के एजेंडा में ये हो सकता है, हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर है, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच एक अपडेट मैं भी दे दूं दीप, और वो ये है, आपको बैंक निफ्टी मैंने 22,075 के आसपास खरीदारी करने की राय दी थी स्पॉट लेवल, और 22,225, 22,325 और 22,425 तीन टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय दी थी। 22,225 का पहला टारगेट हासिल हुआ, टारगेट हिट। 22,227 का हाई है बैंक निफ्टी का, स्पॉट लेवल का पहला टारगेट हासिल हुआ। अब आपको करना यह है कि आप 22,000 पर अपना स्टॉप लॉस खींच कर ले आए। स्टॉप लॉस क्योंकि मैंने कहा था 21,900 से 22,075 इस रेंज में खरीदना, नीचे आए तो ताकि आप डरे ना और खरीदें, नहीं तो क्या होता है, डर लगता है। 21,850 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, तो स्टॉप लॉस को मैं 150 पॉइंट, चूंकि बैंक निफ्टी वहां से बढ़ा है, स्टॉप लॉस को मैं 150 पॉइंट ऊपर खींच रहा हूं। अब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 22,000 का, और आपको 22,325 और 22,425 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है और होल्ड करना है। एक से ज्यादा लोड खरीदे हो तो 22,225 पे एक बेच दीजिए, 22,325 पे दूसरा बेच दीजिए, 22,425 पे सारा बेच दीजिए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही लोड खरीदा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, या तो अपनी कॉस्ट पे ले आए या 22,000 पर ले आए, ताकि आपको नुकसान ना हो, मुनाफे के सौदे में मुनाफा बना रहे, ये बेहद जरूरी है। तो बैंक निफ्टी सही चाल चलता हुआ, और इस चाल के अंदाजे डेटा में निकल गए थे 2:30 बजे से अभी हुई है 3:05, 35 मिनट में आपके बन गए हैं बैंक निफ्टी में करीबन 150 पॉइंट। जी हाँ, करीबन 150 पॉइंट। जी दीप। बिल्कुल, और अनिल जी बेहतरीन एक्शन आते हुए दिख रहा है बैंक्स में। निफ्टी भी अभी थोड़ी देर पहले 11,400 के ऊपर गया था, जो 5 मार्च के बाद हाईएस्ट लेवल है मार्केट्स का। तो शानदार मूव आते हुए दिख रहे हैं जहां तक पूरे बाजार का सवाल है इस समय, और बढ़िया एक्शन है काफी सारे स्टॉक्स पर। जी सर। जी दीप, एक चीज माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन एक सवाल में है ना, मैं पूरे पैनल से पूछना चाहता हूं, जरा एक बार सारे पैनलिस्ट को मुझे विंडो में दिखाओ। बैंक निफ्टी में इतना बढ़िया मूव आया है, स्पेशली कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप सब देख ही रहे, और बैंक निफ्टी पे इतनी पैनी नजर रखने वाले हमारे विश्वेश जी की तरफ से एक भी कॉल आई नहीं बैंक निफ्टी पे। आपको क्या लगता है, चार्ट पे उनके सिग्नल नहीं आए, जबकि नितिन जी के आए, मेरे आए, बाकी सब लोगों के आए? क्या वो इस वक्त सो रहे हैं या जग रहे हैं? आपका क्या अंदाजा है? क्या मिस कर गए नींद में बैंक निफ्टी का इतना बड़ा मूव? क्या ऐसा सोचना ठीक है? जी कुणाल जी। अनिल जी, मैंने ट्विटर पे तस्वीर देखी थी विश्वेश जी की, वो लंबी साइकिल कुछ चला रहे थे, काफी लंबी साइकिल यात्रा पर गए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थक गए होंगे तो शायद सो ही रहे हो, ये संभावना ज्यादा दिखती है अनिल जी। अरे हाँ, वो बराबर 30 किलोमीटर, कुछ 60 किलोमीटर कितनी लंबी साइकिलिंग करके आए थे वो। विश्वेश जी कृपया करके अगली बार आप मेरी गाड़ी ले जाएं, इतनी साइकिलिंग करके आएंगे संडे को और मंडे ट्यूसडे तक सोते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? इतना बड़ा मूव अगर विश्वेश जी बैंक निफ्टी का मिस कर देंगे तो ये तो मतलब अक्षम्य अपराध है, मतलब ये तो माफ करने लायक नहीं है। बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूव कैसे विश्वेश जी के हाथ से छूट सकता है? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उसकी भरपाई नितिन जी ने कर दी। नितिन जी ने एकदम सही वक्त पर आपको बैंक निफ्टी खरीदने की राय दी। 22,100 का कॉल ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और साथ में हेजिंग करके भी आपको ये राय दी है, तो बेहतरीन एक्शन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मेटल्स हो रहे हैं मजबूत। मेटल्स में क्या पसंद है आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, मेटल मेरा मानना है अनिल जी अभी भी एक जरूर 52 वीक हाई पे ज्यादातर स्टॉक उसके आसपास पहुंच गए हैं, बट अभी भी मेरा मानना है कि यहाँ पे रैली बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे अनबाउंड हो रही हैं चीजें वर्ल्ड वाइड, तो मेटल स्टॉक्स की और मेटल के प्राइसेस भी धीरे धीरे फर्म हो रहे हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम के प्राइसेस देखें, जिंक देखें, कॉपर देखें, तो अपने लोज से 30 से 40% तक ऑलरेडी इंप्रूव हो चुके हैं, और जैसे जैसे लिक्विडिटी सिस्टम में और बढ़ती जाएगी तो मेरा मानना है मेटल डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो बेस्ट बेट रहेगा मेरा मानना है टाटा स्टील और JSW स्टील है, स्टील में पर्टिकुलर सेक्टर में, और इसके साथ में आप हिंडाल्को में भी बैट कर सकते हैं, पर रहे थोड़ा लीडर्स के साथ में, क्योंकि मोमेंटम वही रहने वाला है।
ओके, तो ये है आपके लिए मेटल शेयरों पर आए। एक सवाल वागले साहब पे भी उठेगा शो में होने के बावजूद, वो मैं वागले साहब के पास आ रहा हूँ। और वागले साहब, वैसे तो मैं समय देना नहीं चाहता था, लेकिन कोई न कोई रास्ता तो आप निकाल ही लोगे। लेकिन तब तक मैं एक काम करता हूँ, आशीष से बेनिफिट लेता हूँ, लेकिन तब तक सवाल मेरा बता देता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस 7% बढ़ा और 40% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, आपने क्यों नहीं पकड़ा? ये सवाल है, इसका जवाब तैयार रखिएगा। तब तक बैन से बेनिफिट आशीष चतुर्वेदी के साथ। जी आशीष, बताइए कितने स्टॉक हैं अभी बैन में आजकल? 10-11? अनिल जी 11 स्टॉक बैन में, लेकिन अच्छी बात है कि 2 स्टॉक निकलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 स्टॉक ऐसे हैं, ग्लेनमार्क जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 79% है, और बाटा यहाँ पर भी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो घटकर 79% हो गई है और 89% हो गई है। तो 11 में से ये 2 स्टॉक हैं जो बैन से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, बाटा और ग्लेनमार्क, ये दोनों, राइट जी। एंट्री किसकी करवाओगे आप? अनिल जी लंबी सूची है। सबसे पहले आप देखिए अदानी एंटरप्राइज, अभी आप इसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे, 145% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी निश्चित है अदानी एंटरप्राइज तो 100% बैन में आएगा। सन टीवी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 100% है, जी एंटरटेनमेंट करीब 98% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 97% है। तो कुल मिलाकर माफ कीजिएगा अनिल जी 4 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट खोलो, हो गया। मार्च में बन गई जो मंदी होनी थी, हो गई। अब तो मार्केट मतलब है ना 12,430 पे जितने बुलिश नहीं थे उतने अभी बुलिश दिख रहे हैं। कुणाल जी ईमानदारी से बताना, क्या 12,432 का जब हाई लगाया तब इतने बुलिश फील कर रहे थे जितना आज कर रहे हैं? बताइए। अनिल जी देखिए, वाकई में अब जो एक देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी एक रिलीफ सा महसूस कर रहे हैं हम लोग। एक तो देखिए धीरे धीरे करके सब खुल रहा है अनिल जी, उसके बाद देखिए होटल स्टॉक्स चल रहे हैं, कसिनो के शेयर्स चल रहे हैं, एयरलाइन के चल रहे हैं, और साथ ही सिनेमा घर की भी कंपनियों के चल रहे हैं। तो अनिल जी एक रिलीफ सा एक महसूस हो रहा है, तो बिल्कुल एक बुलिश फीलिंग आ रही है अनिल जी। आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि ये लिमिट्स खोल दी जाए और तुरंत प्रभाव से इसमें आगे बढ़ा जाए। देखते हैं कब क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी जैसे लिमिट बढ़ती है स्टॉक बैन में आ जाते हैं। 14-15 स्टॉक, गजब है। इतने स्टॉक बैन में होने नहीं चाहिए, ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्ट होती है। तो आई एम श्योर एक्सचेंजेस और सेबी मिलकर इस पर ध्यान देंगे और जल्दी से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो 50% कर दी थी वो अब वापस से खुलती हुई नजर आएगी आपके लिए। जय ठक्कर तैयार हो रहे हैं और लगाएंगे वो आपको कैश का ऑप्शन, उनके लिए हम बिगुल बजाने की तैयारी। लेकिन इस बीच कल की कैबिनेट के बैठक में और कई एयरपोर्ट हैं जिनके निजीकरण का प्रस्ताव देंगे। और थोड़े समय पहले मुझे याद है समीर दीक्षित ने एक स्टोरी भी की थी, उनका ये कहना था कि 6 और एयरपोर्ट वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की तैयारी चल रही है। उसी खबर पर मुहर लगने की तैयारी है कल के कैबिनेट के बैठक में। ये एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब की तरफ से ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो जी बिजनेस की खबरों पर मुहर लगते हुए दिख रही खबरें हम अंदाज से नहीं, और ठोस और बड़ी जो खबरें होती है वही दिखाते हैं, एकदम जो आपके लिए काम की है। आइए, जय तैयार है, कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, मॉर्निंग में हमने 11,300 का कॉल जो दिया था करीब 63 के आसपास, आई थिंक उसके हमने टारगेट दिए थे 91 और 114 के, दोनों ही अचीव हो गए। तो वहां पर मुनाफा वसूलने की सलाह भी हमने दे दी है। इनफैक्ट मैं अनिल जी मैं कहूंगा कि दोपहर को सुपरफास्ट फ्यूचर्स में भी करीब जब निफ्टी 11,300 के करीब था, 300 सवा 300 के करीब, तब हमने 375 400 तक के लेवल्स के टारगेट दिए थे, वो सारी हासिल हो चुके हैं। अनिल जी, यही एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जा रहा है बार बार निफ्टी में। अगर हम देखें, मैंने मॉर्निंग में भी वही कहा था कि 11,400 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि 2 दफे वहां से हमने एक रिवर्सल देखने मिला है हमें मार्केट में, और आज भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक वहीं से आया है। ओवरऑल इनहेरेंट स्ट्रेंथ बहुत है मार्केट में। मैं कहूंगा कि रिलेटिवली स्ट्रेंथ काफी है कंपेयर टू बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आया है, 22,000 के ऊपर तो लेना ही था, और वो 22,000 के ऊपर जो 22,200 तक ऑलमोस्ट आ गया।
उसमें कहूंगा कि अच्छे टारगेट्स हो गए, बट यहाँ से निफ्टी 11,400 के लेवल अगर निकालता है अनिल जी, जो 78% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का, तो हमें और भी बड़ी तेजी देखने मिलेगी। आई एम एंटिसिपेटिंग दैट, वही एंटिसिपेशन हम क्या करेंगे, हम 11,400 का तो नहीं अनिल जी, बट इन द मनी कॉल ऑप्शन हम लेंगे 11,350 का। 11,350 का कॉल ऑप्शन अगर हम देखें अनिल जी, तो करीब अभी 82 के आसपास हमें ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। इसको खरीदना चाहिए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाने की राय देंगे करीब 51 रुपए के आसपास। तो 82 में 81 में ले रहे हैं, 51 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे 11,350 के इन द मनी कॉल का। इसमें जो पहला हमारा टारगेट बनेगा अनिल जी वो है 114 का। इसमें भी जो पहले हमने सुबह दिया था उसमें भी वही था सेकंड टारगेट। इसमें पहला टारगेट 114 का बन रहा है, सेकंड टारगेट अराउंड 129 का है। 114 129 ये दो टारगेट्स के लिए 11,350 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदे, 51 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये अनिल जी इंडेक्स में है, बाकी स्टॉक में भी एक कॉल ऑप्शन है। बिल्कुल, स्टॉक में आपके लिए जो ऑप्शन है, स्टॉक के लिए आपके लिए बिल्कुल अलग है, और वो है जय का जैकपॉट, और जय से लेते हैं उनके स्टॉक के कॉल्स भी। बताएं जय। जी अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स में आज कमबैक हुआ है। आई मीन औरोबिंदो फार्मा में जो हिसाब से एक तेजी आई है, मैं कहूंगा कि ओवरऑल बायोकॉन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये फंडामेंटली तो कंपनी बहुत बढ़िया है, बट बायोकॉन में एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसीलिए इसका 395 का एनर्जी कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बायोकॉन में लगभग हमें ऊपर में 405 तक के लेवल्स नजर आने चाहिए, 405 से 415। तो इसका 395 का कॉल ऑप्शन करीब अभी 14 रुपए 14.5 रुपए के आसपास मिल रहा है। इसको खरीद कर चलना चाहिए। इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 9.5 रुपए का, 5 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो अनिल जी पहला इसका टारगेट बनकर आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड 21, एंड दूसरा टारगेट जो बनकर आ रहा है वो 24.20 का है। 21 रुपया 24 रुपया 20 पैसे, ये दो टारगेट्स के लिए बायोकॉन का 395 का कॉल ऑप्शन एनर्जी खरीदना है। 9.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत ही बढ़िया सा एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जनरली ये स्टॉक में जब भी बनता है या कोई भी एसेट क्लास में बनता है, एक बाउंस बैक तो देखने मिलता है। तो 405 410 तक के लेवल्स में स्पॉट में एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ये है आपके लिए राय बायोकॉन में 395 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 14 14.5 में लीजिए, 9.5 का स्टॉप लॉस, 21 रुपए और 24 रुपए 20 पैसे के दो टारगेट के लिए जय की खरीदारी करने की राय। जय, और भी कोई ऑप्शन है या हो गया? इसके अलावा कोई फ्यूचर्स भी है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपके पास फिर से आता हूं। तब तक सुमित जी के लिए एक बिगुल सुपरहिट शेयर का। बताएं सुमित जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने LNT FH दिया था, वहां से वन वे ऊपर आ गया और अभी 67 रुपीज 50 पैसे का हाई लग गया है। तो ये ब्रेकआउट है, जस्ट अपडेट है। अभी और ऊपर के मूव LNT FH के अंदर देखने को मिलेंगे। और अब एक और एक फाइनेंशियल स्टॉक रडार पे आया है, ऑप्शंस के जरिए उसके अंदर काम करने का सलाह रहेगा। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस। इसके अंदर 140 का कॉल 2 रुपए 70 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। M&M फाइनेंस में मेरे को लग रहा है कि पिछले 7 से 9 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल और परसों में M&M फाइनेंस में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, और ऊपर में 142 रुपए से लेके 145 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 132 133 के आसपास का सपोर्ट है। तो यहाँ पे M&M फाइनेंस का 140 का कॉल खरीदारी करे, 1 रुपया नीचे 1 रुपया 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए, 2 रुपया 70 पैसे के आसपास खरीदारी करे। ऊपर में 4.5 रुपए से लेके 6 रुपए तक का अपसाइड मूव M&M फाइनेंस के अंदर 140 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 140 का कॉल। बैंक्स और NBFCs एक्शन भरपूर है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि पूरे स्पेस में अच्छी कॉल्स आ रही हैं। L&T फाइनेंस के बाद अब M&M फाइनेंस पर सुमित जी की एक स्ट्रैटेजी आपके लिए। पर चलिए जल्दी से बिगुल बजाते हैं, जान लेते हैं कि अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज के लिए। अनिल, जैसे आपने कहा ग्लोबल मार्केट्स की आज उतनी वैल्यू नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं डाउ फ्यूचर्स 35-40 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की सी बढ़त दिखा रहे हैं, यूरोप के बाजार हल्की सी तेजी में, थोड़ा एक्शन बल्कि बढ़ गया है, अब 0.5% ऊपर यूरोप के बाजार दिख रहे हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज, सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज आ रही है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट मूवमेंट के लिए। बताइए सर क्या करना चाहिए? देखिए दीप, अब बाकी तो कहीं कोई समस्या है नहीं और कोई रिस्क है नहीं। 11,500 निफ्टी दिख ही रहा है और बैंक निफ्टी 22,400 22,500 दिख रहा है। रिस्क एक ही है कि
अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एजीआर का कोई फैसला आ जाता है वो अगर बैंकों के विपरीत आता है तो, क्योंकि जहां बंद हो रहे हैं ना वो क्रूशियल लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं, एकदम हाइज पर, और रेजिस्टेंस 11,375 11,400 का जो है निफ्टी का, उसके आसपास ही बंद हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि बहुत चिंता की बात नहीं है। एजीआर वाला मामला भी इतने दिनों तक सुनवाई हो चुकी है कि अब है ना लोग है ना उसमें मान के चल रहे हैं कि भाई ठीक है, जो होना हो गया है। तो अब कुल मिलाकर मेरा ये समझना है कि आपको तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। 11,400 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 11,500 का एक बेच दीजिए। अगर आपको रिस्क कम रखनी है, थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा रखनी है तो 11,600 का भी बेच सकते हैं, ताकि आपको ओवरनाइट रिस्क ग्लोबल मार्केट्स की या अगर हमारी कोई लोकल रिस्क बने तो आप सामने स्प्रेड करके जाइए, तो ये आपके लिए काम हो गया। कल भी आपको स्प्रेड दिया था, कल के स्प्रेड में आपके पैसे बन गए होंगे। 11,400 का लेवल जो बन गया तो हाईएस्ट लेवल पर आपको स्प्रेड काटने को मिल रहा है अगर आपने सुबह नहीं काटा है। बैंक निफ्टी में 22,200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 22,500 का बेच दीजिए। जिनको थोड़ा एग्रेसिव रिस्क कम रखनी है वो 22,400 का भी बेच सकते हैं। 22,200 का लेकर 22,400 का या 22,500 का, जो आपको ठीक लगे वो बेचिए। जैसा नितिन जी ने 22,100 का लेकर 22,500 का बेचने का कहा है, वो भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। तो आप स्प्रेड बेचकर चलें। बैंक निफ्टी में जरूर आपको 22,400 या 22,500 का कॉल ऑप्शन बेचकर जाना चाहिए। निफ्टी में एक बार नहीं भी बेचा तो चलेगा, बैंक निफ्टी में पक्का बेच के जाना, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि रिस्क बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और वो कोई नेगेटिव आता है तो बैंक निफ्टी में दिक्कत ज़्यादा है, इसलिए रिस्क बैंक निफ्टी में, और वैसे भी आपको पता है बैंक निफ्टी वॉलेटाइल ज़्यादा है, 2% 2.25% बढ़ा हुआ भी निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा, इसलिए बैंक निफ्टी में ऑप्शन जरूर सामने कॉल ऑप्शन बेच कर जाएं। तो 22,200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 22,400 या 22,500 अपने रिस्क के हिसाब से आपको जो ठीक लगे वो बेच दीजिए। 22,400 का भी चलेगा, 200 पॉइंट भी ऊपर खुल गया तो आपका काम तो हो गया ना, फिर ठीक है। तो BTST में और कितना लेंगे, तो मेरे ख्याल से 22,200 का लीजिए और 22,400 का कॉल बेच कर जाइए। तेजी की पोजीशन रखने में कोई हर्ज नहीं। कल भी आपको तेजी की पोजीशन बना के रखने की स्प्रेड के जरिए राय दी थी, आज भी दे रहे हैं, लेकर जाना चाहिए। दीप, तो मेरा जो व्यू है वो सेम है। और जिन लोगों ने खरीदा हुआ है बैंक निफ्टी अभी 2:30 बजे की स्ट्रेटजी के लिहाज से, वो अपनी स्ट्रेटजी को, वो अपने पोजीशन को ऑप्शन में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि आपके देखिए लगभग 100 पॉइंट तो अभी भी ऊपर है, 150 पॉइंट आपका ऊपर हो गया जिस लेवल से आपकी एंट्री हुई, 100 पॉइंट अभी भी ऊपर है। तो 100 पॉइंट आपके फ्यूचर्स में बन गए और बाद में आप इसको कन्वर्ट कर दो ऑप्शंस में, तो आपके प्रॉफिट 100 पॉइंट का बुक हो गया। ऑप्शन में कन्वर्ट करने से रिस्क कम हो गए और उसके ऊपर 22,400 22,500 का कॉल ऑप्शन और बेच दो और रिस्क कम। ये परफेक्ट ट्रेड है, इससे बढ़िया बन नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए तेजी का ही माहौल है। थोड़ा हेज करके एक स्प्रेड बनाकर जरूर जाइए। और 24 घंटे पहले ठीक इसी मोमेंट पर अनिल जी ने एक बार फिर से आपको कहा था कि अब अगर आप कल की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो वहां पर भी आपको कॉल स्प्रेड बनाना चाहिए। और देखिए वो स्ट्रैटेजी कितनी हिट रही। एक बार देख लेते हैं आपको क्या राय दी गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप तेजी की पोजीशन बनाकर जाना चाहते हैं तो आप सिंपल 11,250 या 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, सामने 11,400 का एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। बैंक निफ्टी पर 21,700 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 22,000 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। ये आपकी स्प्रेड होगी जो आपको बनाकर जानी चाहिए। कल हमने आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, कवर्ड कॉल। उस कवर्ड कॉल में आप अगर थोड़ा ऊपर आता है 21,900 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। 11,275 11,300 के आसपास निफ्टी आता है, वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। मजबूती के साथ हो रहा है। कल जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाई है, स्प्रेड बनाया है, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो क्लोजिंग में 3:20 पर हमने कहा था कि आप 11,300 का कॉल लेके जाइए, 11,400 का बेच कर जाइए, आपका कॉल और ये स्प्रेड प्रॉफिट में आ चुका होगा। 21,700 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आपको बैंक निफ्टी की दी थी, 22,000 का बेचने की राय दी थी, वो भी आपका प्रॉफिट में आ चुका होगा। बिल्कुल अनिल जी, सुपरहिट स्ट्रैटेजी रही और अभी भी एक्शन भरपूर है बाजार में। भरपूर है, एकदम भरपूर एक्शन है। युकाल फ्यूल देखिए 20% के ऊपरी सर्किट पर जा टिका है। और कमाल देखिए आप सेठी साहब का, स्टॉक मजबूती के साथ 135 का पहला टारगेट हासिल, 140 का दूसरा टारगेट है सेठी साहब का जो कल आएगा, और 145 का टारगेट कुणाल जी का है टेक्निकली जहां तक जाने की तैयारी में। तो स्टॉक जबरदस्त एक्शन के साथ 10 लाख शेयरों का कारोबार और भारी भरकम वॉल्यूम है। ये है कमाल, बेहतरीन रिसर्च और अच्छी पिका जो आप देख सकते हैं इस वक्त सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। तो शानदार दौड़ लगाता हुआ। बाय द वे आज फिर से याद दिला दूं, परंपरा निभाते हुए यस बैंक 5% के ऊपरी सर्किट पर वापस से फिर लग चुका है। मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूं, जब भी नीचे आए
इसको अक्यूमुलेट करते दीजिए, आने दीजिए, नीचे वापस खरीदिए, ऊपर में आपको मौका मिलेगा बेचने का। यस बैंक बाय ऑन डिप स्टॉक है, तो जब भी आपको खराब मार्केट लगे, देखिए आप आज का लो 13.90 है और हाई 15 रुपये 5 पैसे, तो नीचे से ऊपर में स्टॉक में यस बैंक में दिन के दौरान जो मूव बना है वो गजब का। तो आप देखिए नीचे 5% खुलने के बाद 5% ऊपर, इंट्राडे में 10% के आसपास का मूव आपका यस बैंक में बन चुका है। 12-13 रुपये बहुत ही बढ़िया लेवल है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेकर रख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के बीच बीच में अगर आपकी किस्मत अच्छी और ट्रेडिंग हो जाए बहुत ही बढ़िया, नहीं हो तो पड़ा रहने दीजिए, भूल जाइए। सिंपल यही आपके लिए तरीका है इसमें ट्रेड करने का। तो आइए, ये बेहतरीन स्टॉक है जहां पर आपको एक्शन होता हुआ दिख रहा है। कुछ और शेयर जहां पर भरपूर एक्शन है उन पर नजर डाल दी जाए। अदानी एंटरप्राइजेज, वागले साहब को लग रहा होगा कि मैं भूल गया। वागले साहब मैं भूला नहीं, इंतजार कर रहा था सही वक्त का। बताएं सर, 215 क्या करना चाहिए? अनिल जी अभी तो थोड़ा सा लेट हो गया, 207 208 के लेवल पे मेरे रडार पर बिल्कुल आया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस मैच नहीं हो रहा था, 200 के नीचे का था। तो 3% का स्टॉप लॉस ये मार्केट में लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से इतना ऊपर का टारगेट दिखाई नहीं दे रहा है। भी देखिए मामला सिंपल है वागले साहब, देखिए वैसे भी बैन में आ रहा है, तो अभी क्या है, ज़्यादा कुछ इसमें करने जैसा तो बचा है नहीं। बैन में आ जाएगा तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है स्टॉक्स में जो बैन में आ जाते हैं। और ओपन इंटरेस्ट आज 38%, 38%। गोदरेज प्रॉपर्टी में ओपन इंटरेस्ट 72%। अरे भाई सुमित जी, क्या क्या स्टॉक आप रिकमेंड करते हो? देखो 72% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा डाला आपने गोदरेज प्रॉपर्टी का रिकमेंडेशन के बाद। देखिए स्टॉक में जो एक्शन हुआ है गजब का। सुबह दिया था ना 903 रुपये में। जी हाँ, ओके। आइए, एक स्टॉक और है जो इंटरेस्टिंग है। क्या सारे लोगों के सामने एक शॉर्ट बनता है क्या? अब शॉर्ट की राय देगा कौन? न विश्वेश जी है ना आशु जी है। तो कुणाल जी ये काम आप ही करिए। बीपीसीएल, क्या आप शॉर्ट करना चाहेंगे हेजिंग के लिहाज से, जिस तरह की पोजीशन आज बनी है? अनिल जी देखिए, एक ब्रेकडाउन तो जरूर आता हुआ दिख रहा है। और मगर अगर मान लीजिए आप एक कंपल्सिव शॉर्ट ट्रेडर हैं जिसको शॉर्ट किए बिना जो है सुकून नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली अनिल जी मेरी राय में शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का कैंडिडेट ठीक है, 407 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय। तो अभी करें या कल सुबह बाजार खुलने की बात है कुणाल जी? अनिल जी देखिए, अब तो अनिल जी देखिए सेवा समाप्ति की घोषणा हो गई है, तो अब तो संभव नहीं है, कल ही करेंगे। थैंक गॉड, नहीं तो आप मुझे तो वही लगा कि जैसे घंटी की आवाज आई कुणाल जी चुप हो जाएंगे, बोले समय खत्म, अब आगे अपनी राय नहीं दूंगा, 3:30 बज चुके हैं, अब कल का काम कल करेंगे। लेकिन चलिए अच्छा है, आपने पूरी राय दी। सेवा समाप्ति की घोषणा कल आपके लिए राय फिर से मिलेगी सुबह सुबह बीपीसीएल में, अगर मिलनी है तो। लेकिन फिलहाल जो आज का मार्केट है वो मन प्रसन्न करने वाला है। जो क्लोजिंग है, वाह 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 वाह, क्या बात है, मतलब मजा ही आ गया। 142 अंक ऊपर निफ्टी, 11,389 ये प्रोविजनल क्लोजिंग है और फाइनल क्लोजिंग भी इसके आसपास ही आएगी। 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा होना नहीं है। बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट फाइनल क्लोजिंग, प्रोविजनल क्लोजिंग 22,158 है, फाइनल क्लोजिंग 10-15 पॉइंट ऊपर आनी चाहिए, न कि नीचे। बैंक निफ्टी में और ऊपर आनी चाहिए। और सेंसेक्स 477 अंक ऊपर है, 1.25% मजबूत, 1.25% मजबूत दोनों ही इंडेक्स है, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी 2% से ज़्यादा मजबूत होता हुआ, किसी की जरूरत नहीं है आज डावा वगैरह, सब बिना इसके भारतीय बाजार बढ़ गए, बहुत ही बढ़िया। आइए शाम के 6 बजे का शो आपको बता दूं। अगर आपके ऊपर बैंक का लोन है और कोरोना काल में सैलरी कम होना या फिर नौकरी जाने का खतरा या बिजनेस में कमाइयाँ कम होना, ये सारी अगर आपकी चिंताएं हैं तो आपको लोन से कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल देश के सभी बड़े बैंक इन दिनों में वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, अभी तक उम्मीद है। हाँ, तो ये वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, ये कब से लागू होगी, बोझ इससे घटेगा या सिर्फ खाली मतलब है ना वो बैंक जो बता रहे हैं कैलकुलेशन का खेल है और होता जाता कुछ नहीं है। ये सारे सवाल हैं, किस तरह की होगी, कब से होगी, कैलकुलेशन क्या होगी, फ़ायदा कितना होगा, इससे जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं या आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, शाम का 6 बजे का शो मिस मत करिएगा। आपकी खबर, आपका फ़ायदा, लोन पर नई राहत, इससे रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होंगे। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की एमडी और सीईओ नीरा सक्सेना होंगी।
हर्षवर्धन रूंगटा सिक्योरिटीज से होंगे, और मणिकरण सिंगल साहब हैं जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो आपको आसान भाषा में आपके तमाम सवाल के जवाब देंगे। अच्छा, आपको कोई सवाल पूछना है तो फिर वो सवाल पूछने का तरीका ये है कि आप हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा पे आप हमारा अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए, हम आपके सवालों को कार्यक्रम में करेंगे शामिल। तो शाम का 6 बजे का ये विशेष शो है, मिस मत करिएगा अगर आपने लोन ले रखा है, लोन लेने का इरादा रखते हैं। लेकिन आज की क्लोजिंग सुमित जी को बड़ी पसंद आ रही है, और सुमित जी जब तक हाँ मैं तब तक फाइनल क्लोजिंग भी आ गई 22,170 बैंक निफ्टी पर, 11,385 निफ्टी पर। ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग आती हुई, और 477 अंकों पर सेंसेक्स। सुमित जी क्लोजिंग अच्छी लग रही है? अनिल जी बहुत बढ़िया, अच्छा क्लोजिंग देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी का क्लोजिंग तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से 11,400 के ऊपर सस्टेन करती है। आप मान लीजिए 11,500 का लेवल तो दिखेगा ही दिखेगा, हो सकता है 11,700 11,800 के लेवल भी दिख जाए। और बैंक निफ्टी ने अभी लोअर लेवल से रिकवरी देना स्टार्ट किया है, तो अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आएगी। उसका टारगेट 23,000 तो बनेगा ही बनेगा, और अगर 23,000 का लेवल टूटा तो बहुत बड़ी अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो कल और परसों में एक अच्छा अपसाइड मूव निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। नीचे में बहुत बढ़िया सपोर्ट है 21,700 21,600 का बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 11,250 11,300 के आसपास का। बिल्कुल शानदार क्लोजिंग आती हुई दिखी है। 5 मार्च के बाद पहली बार हमने निफ्टी को 11,400 के ऊपर देखा है। 27 फरवरी के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग है जहां तक निफ्टी का सवाल है। 11,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, पर इंट्राडे पर आपने वो लेवल जरूर आते हुए देखा। और साथ ही हम देख रहे हैं कि एक शानदार क्लोजिंग रही है बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की बात करें तो अनिल जी ने अपनी 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में आपको कहा भी था कि अच्छा लेवल है, खरीदारी करके जाइए बैंक निफ्टी पर, और देखिए टारगेट भी पहला आपको वहां पर अचीव होता देखा। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर आपको क्या राय दी गई थी। 22,075 में लीजिए, 22,000 पर लीजिए, 21,900 आ जाए तो और लीजिए, 3 टुकड़ों में लीजिए, जितना ले सकते हैं लीजिए। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 21,850 का, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे का। ऊपर का टारगेट 22,225, 22,325, 22,425, 3 टारगेट दे रहा हूं मैं आपको। बैंक निफ्टी यहां से तेज हो सकता है। आपको बैंक निफ्टी मैंने 22,075 के आसपास खरीदारी करने की राय दी थी स्पॉट लेवल, और 22,225, 22,325 और 22,425 3 टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय दी थी। 22,225 का पहला टारगेट हासिल हुआ, टारगेट हिट। 22,227 का हाई है बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का, पहला टारगेट हासिल हुआ। अनिल जी सुपरहिट स्ट्रैटेजी रही बैंक निफ्टी पर, अब मोमेंटम ऐसा ही देखते हैं आगे जाते हुए? अभी तक तो मजबूत है, इसलिए अभी सुमित जी कह भी रहे थे कि देखिए अभी दीप, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बन रहा है, इस ट्रेंड को समझना पहचानना जरूरी है कि किस तरह से एक दिन करेक्शन इस तरह का शार्प आता है कि आपको लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो और एक बार सेल सिग्नल्स चार्ट पर जनरेट होते हैं, न सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पर बल्कि स्टॉक्स पे भी। लेकिन दूसरे दिन मतलब 1.5 दिन का करेक्शन है ये, मतलब है वो 1.5 डे उतना करेक्शन चलता है, और उसके बाद बाजार वापस तेजी से घूमता है और फिर और नई ऊंचाइयों को छूता है। तो एग्जैक्टली 10,900 पर ये हुआ, एग्जैक्टली 11,200 के नीचे यही हुआ। आपको लगता है कि बड़ा लेवल तोड़ा है, एक भी बार वापस ऊपर नहीं आया, क्लोजिंग उससे बहुत नीचे दी, और अचानक से दूसरे दिन के जो मूव आता है इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस मूव में जो सबसे बड़ी चीज है कि डेटा आपको सिग्नल देता है, और दोनों बार डेटा ने सिग्नल दिया। सिग्नल कैसे दिया कि तेजी की पोजीशन बहुत तेजी से हल्की हुई है और शॉर्ट्स एकदम से बने। तो मतलब वही वाली बात है, शॉर्ट सेलर्स भी तो तैयार बैठे कि एक पहला ही मौका दिखे कि बाजार में कमजोरी का, कोई भी टॉप लेवल पर शॉर्ट करना छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन वहीं से जो बाजार वापस रिवर्स होते हैं वो इंटरेस्टिंग है। तो बेहद इंटरेस्टिंग बाजार है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेड करने का एक ही तरीका है, ट्रेंडिंग मार्केट को आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कहाँ है। 11,200 के नीचे बंद होता है तो आपके लिए पहला संकेत होता है सावधानी का, और जब तक 11,000 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तब तक कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 10,900 11,000
बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। जब ये टूटेगा तो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना है कि क्या हमें प्रॉफिट बुक करना है। इन्वेस्टर्स को ये मान के चलना है 3-4% ऊपर का 3-4% नीचे का मूव हमेशा मिस होता है। एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट होना मुश्किल होता है। टुकड़ों में आप कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली मुश्किल होता है। ट्रेडर्स को अपना स्टॉप लॉस 2% से ज़्यादा का नहीं रखना चाहिए, 2.5% मैक्सिमम। तो आपके लिए 11,200 के आसपास का, 11,100 के आसपास का स्टॉप लॉस होता है। उसको ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल परफेक्ट चलते रहिए, यही राय है। बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग, 11,385 की क्लोजिंग। यू कैन नॉट आस्क फॉर मोर, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और बैंक निफ्टी एक बार 22,500 22,600 पार किया तो 23,000 प्लस जाने को बैंक निफ्टी भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बस थोड़ा सा सपोर्ट ग्लोबल मार्केट्स का मिल जाए आज रात को तो कहनी क्या, ये आपके लिए होगा। चलिए कल फिर से एक बढ़िया एक्शन पैक दिन के लिए हम सबसे मुलाकात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सब लोगों से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब का शुक्रिया, और शुक्रिया सुमित जी का, आशीष माहेश्वरी जी का, साथ ही हमारे और एक्सपर्ट जय ठक्कर हमारे साथ हैं, जय का भी शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी सारी पिक्स देने के लिए। नितिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा एक्शन, स्टॉक मार्केट से भी बड़ा एक्शन, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा अट्रैक्टिव एक्शन वो है कमोडिटी बाजार में। और कमोडिटी बाजार का एक्शन मिस मत करिए। एक मिनट एक्शन में वहाँ जाऊँ उससे पहले एक मिनट बंसल जी और सुमित जी, हमारे दोनों कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट, जरा बताइए सोने चांदी में क्या हो रहा है, क्या कुछ एक्शन है? बंसल जी पहले आप बताओ। देखिए अनिल जी, मेरे एक आपत्ति है, आपने मेरा और सुमित जी का नाम लिया, जबकि अभी जब सोने चांदी में पैनिक था और काफी लोग पैनिक कर रहे थे तो एकदम बॉटम पे जो खरीदारी की राय थी तो वो तो आपकी थी। तो जो अनिल जी आप जैसे बैंक निफ्टी को पकड़ते हैं, इस बार मानो ना मानो आपने गोल्ड का अनिल जी बॉटम पकड़ा था और गोल्ड अनिल जी तेजी में है, चांदी भी तेजी में है। और अनिल जी चांदी का तो तेजी का कारण मैंने बताया था, जी बिजनेस ही रीजन है। सिल्वर की तेजी के पीछे लोग चांदी के ग्लास में पानी पी रहे हैं। तो अनिल जी दोनों पे खरीदारी की राय है, अभी कोई पैनिक वाली बात नहीं है, हल्की फुल्की करेक्शन है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदना चाहिए। एज ऑफ नाउ मैं गोल्ड के साथ जाऊंगा, पिछली बार सिल्वर के साथ गया था, एज ऑफ नाउ गोल्ड के साथ जाऊंगा। चलिए अभी चांदी की गिलास में पानी पी रहे हैं कुणाल जी, बाद में जिस तरह से गोल्ड के साथ जा रहे हैं बंसल जी। कुणाल जी निश्चिंत रहें, आपको थोड़े दिनों बाद बंसल जी चांदी की गिलास में पानी पिलाएंगे। बताइए कितनी तेजी और है सुमित जी सोने चांदी में? अनिल जी 6 दिन पहले जिस दिन गोल्ड और सिल्वर दोनों जोर से गिरे थे, तब आपने सुबह पूछा था कि क्या करना है। तब हमने सुबह के लाइव मार्केट में बाई का व्यू दिया था। 60,000 61,000 के आसपास चांदी था और 75 से 80,000 के टारगेट दिए थे। 5 ही दिन हुए और 10,000 रुपए की तेजी चांदी के अंदर देखने को मिल रही है और अभी ये तेजी और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। गोल्ड एंड सिल्वर इस साल अगले 1-2 महीने में और भी ऊपर का मूव दिखाएंगे। चांदी के अंदर 75 से 80,000 के लेवल तो इमीडिएटली देखने को मिलेंगे और 80,000 का लेवल टूटा तो फिर ये बहुत बड़ी तेजी दिखाएगा। और ये जो 5 डिजिट के फिगर देखने को मिल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं 6 डिजिट के अंदर देखने को मिल जाए सिल्वर। और गोल्ड 55,000 इमीडिएट टारगेट है और वो लेवल भी टूटेगा और 58,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो दोनों के अंदर कोई भी डिप आता है, पैनिक आता है, उसमें बाय करके चलना है। तो इस बार मतलब अब की बार 1 लाख तो जुड़ेगा नहीं, जमेगा नहीं ऐसा बोलने में कि 1 लाख हो गई चांदी। तो अब की बार 100,000 का मतलब 1 लाख ही हो गया ना। हाँ 100,000, तो ये नारा रखेंगे सुमित जी अब की बार 100,000, ताकि 1 लाख का जो आप 6 डिजिट वाला फिगर बोल रहे हैं वो फिगर आपके लिए चांदी में आता हुआ दिखेगा। तो चांदी और सोने में हर गिरावट में करनी है खरीदारी। वापस से आए 60,000 के आसपास चांदी और 50-51,000 के आसपास सोना आए, वापस आए तो आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, कब आएगा भगवान जाने, लेकिन आए तो खरीदारी का मौका चूकिएगा मत।